ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भी बता दें, उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें कोई इशू है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों के असाइनमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लाइक ट्रेसिंग और क्रिएशन के मोड में फेस में आ गई हैं। तो उसमें कोई मसला आए, कोई चीज़ समझ ना आए हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो वही बता दें, हम लेक्चर से पहले कर लेते हैं। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएँ। ओके जी, सर UI UX बोथ आर सेम। आपको लेक्चर के एंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सेम है डिफरेंट है। आज यही चीज़ हमने पढ़नी है। आज का और कल का जो लेक्चर है हमारा वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में, कि वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह होती है और क्या चीज़ें उसमें हम लोग क्रिएट करते हुए देखते हैं, तो वो सारा कुछ आएगा। ओके जी, अच्छा, कैन यू गिव क्विक रिव्यू फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हमने पहले लेक्चर के अंदर जस्ट ये देखा था कि हम लोग सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई भी उनका आर्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से नोट्स ले लो, उसमें मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करवाई हुई हैं, वो चीज़ें पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, हाँ, नोट्स लेके उसमें कोई चीज़ समझ नहीं, कोई पॉइंट समझ ना आए तो बता देना। अब पूरा लेक्चर तो उससे रिवाइज नहीं हो सकता। ओके, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के साथ कैनवा टेम्पलेट्स की ऑफ़र आती है। अच्छा, जो कैनवा का काम है या ऑनलाइन जो कैनवा वेबसाइट है जहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करके डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम एज अ डिज़ाइनर वो ऑफ़र नहीं देते, क्योंकि उसमें ये है कि कैनवा बना हुआ है क्लाइंट्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। वो डिज़ाइनर्स नॉर्मली इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पास कैनवा की सब्सक्रिप्शन है, आप कैनवा के अंदर डिज़ाइन करो, वो चीज़ अलग है, ठीक है। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन कैनवा के टेम्पलेट्स क्रिएट करके देना और क्लाइंट को कैनवा के अंदर चीज़ बना के देना, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। अक्सर क्लाइंट्स को पसंद नहीं है कैनवा की डिज़ाइनिंग, क्योंकि उनके सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो एक ही तरह के, उनमें एक ही फील आती है और देख के पता चल रहा होता है कि ये कैनवा में डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो अक्सर क्लाइंट्स को प्रेफर नहीं करते। अच्छा जी, कैनवा सिर्फ समझ लें कि ऑनलाइन डिज़ाइनिंग टूल है, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती, जस्ट वो टेक्स्ट ऐड करेंगे तो डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन वो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, तो कोई बहुत ख़ास डिज़ाइन नहीं बनता उसमें। ओके जी, सर, ग्राफिक टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद जब उस इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं तो ग्राफिक्स पिक नहीं होती अनग्रुप के बाद। आप क्लास के बाद लाइव आ जाओ, मैं देख लेता हूँ आप कौन से डाउनलोड कर रहे हो और उसमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद उसको एक दफ़ा अनक्लिप कर लिया करें, ठीक है, और फिर चेक कर लें, या लेयर्स में जाके पिक कर लें जो भी चीज़ आपने पिक करनी। असाइनमेंट्स रिव्यू कर दें, हम क्लास के बाद रिव्यू करेंगे जो रह गई थी। अच्छा जी, क्विक रिव्यू पॉसिबल नहीं है, वो इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि हम उसको बिल्कुल समराइज़ करके सोशल मीडिया वाले को पढ़ लेंगे। आप एक दफ़ा नोट्स पढ़ लो, नोट्स में जो जो चीज़ समझ ना आए वो मुझे बता देना। ओके जी सर, आर्टबोर्ड की साइज़ वाली स्लाइड एक दफ़ा दिखा दें, स्क्रीनशॉट ली थी बट डिलीट हो गई। वो स्लाइड मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ, उसको देख लें जल्दी से। सिंपल, आप लोग चीट शीट सर्च करेंगे, सोशल मीडिया चीट शीट आपको वहाँ से भी मिल जाएगी वैसे। एक सेकेंड, ये है जी स्क्रीन, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसमें एग्जैक्ट साइज़ बेशक आप लोग ना भी दें, आप सिर्फ कोशिश करें कि आपका जो रेशो है एटलीस्ट यही वाली हो, ठीक है।
ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन के बारे में। जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी। सो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन, आप लोगों के माइंड में क्या है इसको लेके, क्या समझ आती है कि ये क्या चीज़ है? ठीक है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो उनको साथ साथ मैं बताता चाहता हूँ कि हम लोगों को अक्सर माइंड में यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन का सुनते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की कुछ वर्डिंग या कुछ चीज़ें आती हैं कि अच्छा कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसको यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन कहते हैं। आज आप लोगों की ये चीज़ क्लियर करनी है मैंने कि यूआई और यूएक्स में क्या फ़र्क है या फ़र्क है भी या नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कौन करता है ये काम, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। सिर्फ अभी तक जो आपके माइंड में चीज़ होगी वो इतना होगा कि जी वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह जो हम कर रहे होते हैं उसको यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन वगैरह कह रहे होते हैं। ठीक है, सो सवाल मेरा आपसे ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में आपको क्या समझ आती है और क्या फ़र्क है? या अगर आपको लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोग बाकी लोगों को वेट कर रहे हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी सर, नो वन हैज़ नोट्स एक्सेप्ट स्क्रीनशॉट ऑफ स्लाइड। फ़कीहा के पास आई होप के नोट्स होंगे। अगर उनके पास भी नोट्स नहीं तो मतलब है किसी के पास भी नोट्स नहीं होंगे, तो फिर मैं देखूंगा किसी लेक्चर में हम उसको रिवाइज करवा दूंगा। ओके जी, अच्छा सर मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है लेकिन बिहेंस पे सेंड नहीं हो रहे। मैंने आपको कहा था जेपीईजी अपलोड करके देखें, उससे हो जाएगा। अच्छा सर, कल देखी थी बाय रिक्वेस्ट तो उसमें ऐसी थी। ठीक है, ठीक हो गया। सो मुझे बताएं क्या समझ आती है दोनों के नाम से। मैंने तो अब दोनों को बता दिया कि यूज़र इंटरफेस और एक यूज़र एक्सपीरियंस है। ओके जी, नो आइडिया। ठीक है जी, सर मैं लास्ट वीक एग्ज़ाम वो बिजी थी, आई डोंट हैव। ठीक है जी, अगर और किसी के पास नोट्स हैं तो बता दें, वरना फिर हम ये वाला लेक्चर किसी लेक्चर के एंड में रिवाइज कर लेंगे, सोशल मीडिया वाला। ठीक हो गया, नोट्स हैं। ओके, शहजाद के अहमद के पास हैं नोट्स। शहजाद आपने आदिल को नोट्स सेंड कर देने जितनी जल्दी हो सके। ओके जी, सर बिडिंग के वक्त हम जिस गिग के अगेंस्ट ऑफर सेंड कर रहे होते हैं उसमें प्राइस हम और देते हैं और क्लाइंट का बजट ज़्यादा होता है तो हम उसके बजट के अकॉर्डिंग प्राइस देने को तो कोई इशू नहीं होगा। इसका बहुत डिटेल में मैंने जवाब दिया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब मसला ये है कि लेक्चर्स रिमूव हो जाते हैं क्योंकि आप लोग उसको सीरियस लेते नहीं हैं, तो इसलिए लेक्चर में सुन लिया अगर जब मैं बता रहा होता हूँ उस टाइम मैंने ये चीज़ बताई है कि अगर आपका प्राइस ज़्यादा है और उसका बजट कम है तब क्या करना है, और बजट ज़्यादा है प्राइस कम है तो क्या करना है। ये चीज़ मैंने उसमें क्लियर की हुई है। फिलहाल जस्ट बता रहा हूँ, कोई इतना इशू नहीं होता। अगर उसके बजट के अंदर आप चीज़ कर रहे हो और आपके जो गिग है वो कम है तो आप ऑफरिंग ज़्यादा कर दोगे, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ओके जी, लेक्चर 35 के नोट्स हैं मेरे पास। ठीक हो गया, नोट्स जिनके पास भी हो आदिल को सेंड करें ताकि उनकी ये चीज़ क्लियर हो जाए, उनका लेक्चर मिस हो गया था। ओके जी, यूएक्स के बारे में पहली बार सुना है। अच्छा जी, सर यू आई है वो स्क्रीन की स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग के लिए होती है। यूएक्स द वे यूज़र इंटरेक्ट्स विद एनी कंपनी लाइक उनकी वेबसाइट इंटरेक्शन। ठीक हो गया, ठीक है जी। अभी जिन लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, उनको बताने के लिए, जिन लोगों के लिए माइंड में थोड़ा ब्लर आइडिया, उनको क्लियर करने के लिए मैं साथ एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो फोकस करता है यूज़र की जर्नी पे। ठीक है, किस पे, यानी कि उसने जो सफ़र तय किया है एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कि कौन कौन स्टेप्स उसने फॉलो किए हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, एक फॉर्म फिल करना है आपने या इवन के ई रोज़गार में अप्लाई करना है, तो उस अप्लाई करने में, पूरी एप्लीकेशन सॉल्व करने में, उस पूरे जर्नी से गुजरने में आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, कितना आसान था वो, कितना मुश्किल था। ठीक है, इसको यूज़र एक्सपीरियंस कहेंगे। और यूआई क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस जो है वो फोकस करता है प्रोडक्ट के सरफेस या प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी या उसकी जो ओवरऑल स्टाइलिंग है, जो लुक है, उस पर फोकस कर रहा होता है आपका यूज़र इंटरफेस। इसको और आसान अल्फाज में बताऊं तो इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस वो चीज़ है जो हम यूज़र के सामने रखते हैं। ठीक है, यूज़र के सामने हम क्या रख रहे हैं, बटन्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, वो सब कुछ हम यूज़र के सामने रख रहे हैं, वो यूज़र इंटरफेस है।
और यूज़र उससे क्या गेन कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस उसका हुआ है, और कितना आसान था उसको उन बटन्स को यूज़ करना, उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो दो चीज़ें आ गई हैं, एक यूज़र एंड के ऊपर है, एक हमारे एंड के ऊपर है। हम हैंडल क्या कर रहे हैं, हम यूज़र इंटरफेस हैंडल कर रहे हैं। यूज़र क्या देख रहा है, वो यूज़र एक्सपीरियंस को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके सामने इंटरफेस आता है, वो इंटरफेस को यूज़ करता है और उसका एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है वहाँ से। तो दो चीज़ें होगी, एक यूज़र इंटरफेस है, ये अलग चीज़ है जो हम क्रिएट करके दे रहे हैं। हम यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको बेहतर बना सकते हैं। बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने यूज़र इंटरफेस को बेहतर बना के। जितना अच्छा हमारा यूज़र इंटरफेस होगा, उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो चीज़ हम क्लाइंट के सामने रखते हैं, कस्टमर के सामने रखते हैं, यूज़र के सामने रखते हैं, वो यूज़र इंटरफेस है जो वो देख रहा है, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। और यूज़र उसमें क्या उसको फील आती है, उसको अच्छी लगी है चीज़, बुरी लगी है, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। अक्सर कंपनीज कह देती हैं हमें यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए। इट्स नॉट अ सेम थिंग। यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी, बहुत वास्ट फील्ड है। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इट 1 ईयर। आप एक साल में भी यूज़र एक्सपीरियंस नहीं सीख सकते। आपको बेसिक्स का पता होगा, आपको टर्म्स का पता होगा, लेकिन ये कहना है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में भी इवन के 10-12 यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स अच्छे हैं, ठीक है। इंटरफेस डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो यूज़र इंटरफेस तो डिज़ाइन कर लेते हैं, अच्छे बटन्स लगा लेंगे, अच्छे कलर्स लगा लेंगे, लेकिन ये समझना कि यूज़र इसको देख के क्या फील करेगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए। अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा होता, करता वो भी यही है, लेकिन वो क्या करता है, वो यूज़र एंड पे कर रहा होता है। वो यूज़र के सामने मल्टीपल सर्वेज रखेगा, मल्टीपल स्क्रीन्स रखेगा, वो उनसे पूछेगा आपको इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ। तो वो यूज़र के एंड पे जाकर काम कर रहा होता है। जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है, वो बिजनेस एंड पे काम कर रहा होता है, वो कंपनी के साथ काम कर रहा होता है। उन्होंने क्या चीज़ क्लाइंट को दिखानी है, वो उसको खूबसूरत करके दिखा रहा होता है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ऑन द अदर साइड, वो यूज़र के साथ काम कर रहा होता है। वो यूज़र से पूछ रहा होता है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है, आपको ये पसंद आई है कि नहीं आई है, कितनी मुश्किल है यूज़ करना। तो उसको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो होता है वो हैंडल कर रहा होता है। जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होता है, उसको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना भी आता होता है, और वो यूएक्स पे भी कर सकता है काम, ठीक है। वो दोनों काम कर सकता है। नॉर्मली जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है, वो यूएक्स पे काम नहीं कर सकता। उसको यूएक्स से डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करना या डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना नहीं आती होती। यूएक्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। क्लाइंट के हर रिस्पॉन्स को नोट डाउन करना पड़ता है कि उसको ये चीज़ कैसी लगी, वो चीज़ कैसी लगी। और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर जो होता है, वो नॉर्मली सिर्फ डिज़ाइन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। सर, एक डिज़ाइनर फ़हद हाशमी हैं, वो यूएक्स डिज़ाइन कहते हैं ख़ुद को। आप जानते हैं उन्हें? माइट भी, मैं बाय फेस जानता हूँ, मुझे नाम इतने याद नहीं रहते। अच्छा, ये सर सुना है काफ़ी दफ़ा यूआई यूएक्स, लेकिन आज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलें, शुक्र है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग सिंपल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए हमें। ये वो ऐसे नहीं मान सकते, और ये वही लोग कह रहे होते हैं जिनको यूआई यूएक्स का पता नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है आईबीएम की तरफ से। उन्होंने मुझे सर्टिफाई किया है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन जितना मुझे आता है उसको समराइज़ करके मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा-सा उसको समझेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस की तरफ साथ-साथ आ जाएँगे। तो मैंने जैसे को पहले बताया कि आज हम लोग आज और कल का जो काम है, वो वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर है। तो वेबसाइट डिज़ाइन से पहले मैं आपको थोड़ा-सा टच देना चाह रहा हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। ऑल्दो कि यूआई डिज़ाइन आपके कोर्स का हिस्सा है, यूएक्स डिज़ाइन आपके कोर्स में नहीं है। वो स्टिल मैं ऐड करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता हो कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद या एक लेक्चर के बाद ये नहीं समझ लेना कि आप यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बन गए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यूएक्स जो है वो आपका जर्नी है ओवरऑल, कि आपका जो यूज़र है, वो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपनी जो उसकी प्रॉब्लम थी, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोबाइल फ़ोन घर लेके आता है, ठीक है, और वो उसको अनपैक करता है, अनबॉक्स करता है, उसको ओपन करता है, मोबाइल को ओपन करता है, उसको यूज़ करता है। तो वो सब कुछ करने में उसको कितनी मुश्किल फेस हुई है, क्या सिम लगाने में मुश्किल थी, वो सिम कार्ड डालना मुश्किल था, वो भी यूज़र एक्सपीरियंस है। इसमें ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि यूज़र इंटरफेस जो है वो सिर्फ वेबसाइट पे होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इवन के एक गिलास में पानी भी डाल रहे होते हैं, उस गिलास में पानी डालना कितना आसान था आपके लिए,
आप जिस कंटेनर से पानी डाल रहे हो क्या इजीली पानी डल गया था या मुश्किल थी, वो चीज़ भी आपके लिए यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप केचप की बॉटल यूज़ करते हो, वो भी यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस है कि उन्होंने क्या बॉटल क्रिएट की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, आप इवन के कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इवन कि आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो एक टी शर्ट पहनना कितना आसान था, एक ड्रेस शर्ट पहनना कितना आसान है, वो यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस है। और ये इसी तरह सारे क्रिएट होते हैं। हम लोगों को बात समझ आती है कि शायद जो वेबसाइट है वो सिर्फ इंटरफेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या चीज़ है कि क्लाइंट ने कैसा फील किया उस चीज़ से। ठीक है, और इंटरफेस क्या चीज़ है, हमने क्या बनाया उसके लिए। ये आगे चल के आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इवन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि पहले केचप की बॉटल जो थी वो इस तरह की थी। ठीक है, शीशे की बॉटल थी और सिंपल उन्होंने एक बॉटल की शेप के अंदर केचप दिया हुआ था। सो क्या हुआ, एक इंटरफेस डिज़ाइन किया गया। ठीक है, डिज़ाइन की गई यूज़र के लिए चीज़, यूज़र ने इसको यूज़ किया। ठीक है, उसको क्या मसला आया कि जब केचप थोड़ा रह जाता है, यहाँ पे केचप रह जाता है तो बॉटल उल्टी करके उसको बार बार धक्का देना पड़ता है कि केचप इससे बाहर आ जाए। ठीक है, आप बैठे रहते हैं, केचप बाहर नहीं आता, या आपको कोई चम्मच वगैरह यूज़ करके इसमें से केचप निकालना पड़ता है जब उसमें बिल्कुल थोड़ा केचप रह जाता है। ठीक है, तो वो एक एक्सपीरियंस था, यूज़र एक्सपीरियंस था जो यूज़र फेस कर रहा था। उसको मसला पेश आ रहा था कि यार इसमें से बहुत सारा केचप जो है वो ज़ाया चला जाता है। तो इंटरफेस बनाने वाले ने क्या किया कि उसने इसका इंटरफेस बेहतर कर दिया। उसने इंटरफेस ऐसा बना दिया इसका कि अब की बार बॉटल उसने उल्टी डिज़ाइन कर दी कि केचप जो ख़त्म भी हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप सिंपल बॉटल प्रेस करोगे और प्लास्टिक की बॉटल में कन्वर्ट होगी कि बॉटल सिंपल प्रेस करेंगे इसमें से तो जितना भी केचप होगा वो बाहर आ जाएगा। इस सिनेरियो में केचप ज़ाया नहीं हो रहा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसमें से केचप निकालने में। अब पहले उसके माइंड में ये आइडिया नहीं आया, इंटरफेस डिज़ाइन करने वाले के माइंड में पहले ये आइडिया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यूज़र ने प्रॉब्लम फेस ही नहीं की। ठीक है, उसने जब यूज़र के सामने चीज़ रखी ही नहीं, उसको फीडबैक ही नहीं मिला, तो उसके माइंड में ये आइडिया नहीं आया। आइडिया कब आया? जब यूज़र की तरफ से आउटपुट आया कि आपने ये जो बॉटल डिज़ाइन की है इसमें हमें ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने फिर नया इंटरफेस डिज़ाइन किया कि अच्छा एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ आई है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डिज़ाइन की गई पहली प्रोडक्ट, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी या बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें केचप हो। यूआई डिजाइनर ने क्या किया, सिंपल एक बॉटल बना दी शीशे की, जी ये बॉटल और इसमें आपको केचप मिल जाएगा। अब क्या हुआ, यूजर ने जब इसको यूज किया, ठीक है, उसने यूज किया, उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया कि यार इसमें से ना केचप निकालना बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने यूजर इंटरफेस वाले ने क्या किया, और यूजर ये जो इंटरफेस वाले डिजाइनर ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है वो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर के साथ मिल के किया है। क्योंकि एक्सपीरियंस डिजाइनर ने बताया कि जी आपकी जो बॉटल आप बना रहे हो उसमें ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो फिर दोनों ने मिलके एक एक्सपीरियंस डिजाइन किया और जो कि अब ये है। अब ये वो लोग प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर रहे, अब ये एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें से आसानी से केचप निकाला जा सके और ज्यादा टाइम ना लगे उसमें। ठीक है, अब ये पूरा एक एक्सपीरियंस डिजाइन हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ प्रोडक्ट डिजाइन हो रही थी, यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये एक और एग्जांपल है कि हम यूजर के सामने क्या चीज रखते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसको वैसे ही यूज करेगा। ठीक है, हमने यूआई रखा उसके सामने, ऐसे एक पाथ डिजाइन किया प्रॉपर, बड़े पैसे लगा के एक इस तरह सीमेंटेड पाथ क्रिएट किया, लेकिन यूजर के लिए ये चीज ठीक नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मेरा इससे टाइम बचाता है। आई एम नॉट श्योर कि इधर से गुजरने में उसने टाइम बचा के क्या कर लिया है, बट वी आर ह्यूमंस, हमें शॉर्टकट इजी लगते हैं। सो यूजर ने क्या किया कि उसको यहाँ से घूम के जाना आसान ना लगा, उसने यहाँ से गुजरना शुरू कर दिया। आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस तरह के पाथ क्रिएटेड होंगे और लोग ऐसे ही करते हैं कि यहाँ से कट करके जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, यूज़र को कंफर्म करने के लिए कि वो इधर से ही ना गुजरे, इधर से ही गुजरे, उन्होंने यहाँ पे सारी जालियाँ लगा दी। ठीक है, उन्होंने बाउंड कर दिया अपने यूज़र को कि नहीं, ये जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है आपने वही यूज़ करना है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे सारी जालियाँ लगा दी हैं और अगर आप दरमियान में से गुजरते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फाइन है। ठीक है, लेकिन बेहतर क्या था कि आप डिज़ाइन ही इसको सर्कुलर शेप में करें, जैसे नॉर्मल गार्डन्स वगैरह के अंदर होता है। ये स्क्वायर बॉक्सी शेप्स जो होती हैं वो इंसानों को इजी नहीं लगती। अगर आप यहीं पे यूं करके पाथ क्रिएट कर देंगे और इस जगह को बेशक राउंड यूज करके यहाँ पे घास लगा लें, इसको बेहतर डिजाइन किया जा सकता है, तो यूजर जरा इजी फील करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई, जो मैंने डिजाइन बनाया है मैं उस पर और पैसे लगा के यहाँ स्टील की बाउंड्री लगा दूंगा, लेकिन तुमने यहाँ से नहीं गुजरना। तो ये जो एक चीज है उसमें मसला यही है कि हम लोग अपने यूजर को बाउंड कर रहे होते हैं
कि आपने मेरा ही डिज़ाइन यूज़ करना है, जो आपका एक्सपीरियंस है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि हमें यूज़र का एक्सपीरियंस देख के उसको फिर कन्वर्ट करना चाहिए अपने डिज़ाइन में, ठीक है? तो ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइन का आपका एक और फ़र्क है कि हम लोग जो रियल लाइफ़ में चीज़ें देख रहे होते हैं, वो भी इसी तरह डिज़ाइन की जा रही होती हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है और एक्चुअल में उसका डिज़ाइन क्या था। इसीलिए टाइम के साथ-साथ आपकी हर चीज़ डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज हो रही होती है और मेन जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि आपका जो यूज़र है उसको कैसा फ़ील हो रहा है उसको यूज़ करने के बाद, ठीक है? अभी होप कि यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़र्क फ़ील हो गया होगा कि यूज़र इंटरफ़ेस में और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। यूज़र इंटरफ़ेस की वो चीज़ जो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बना दी। एक्सपीरियंस वो चीज़ कि क्लाइंट ने जब उसको फ़ेस किया, उसको यूज़ किया, उसके बाद उसने बताया कि मुझे इसमें ये मसाइल फ़ेस आ रहे हैं, ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो हम फिर दोबारा जो चीज़ डिज़ाइन करते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट हो रही होती है। ओके, मैं कमेंट्स देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, यूएक्स मीन्स के हाउ मच ईज एट हाउ मच डिफिकल्टी द प्रोडक्ट हैज़ गॉट, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। यूए मीन्स हाउ प्लेजेंट और हाउ अनप्लेजेंट लुक, ठीक है सर आपकी बात है, ज़्यादा आसान हरकत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वायर लगा देते सर अब यूनी वाले अब वाले भी, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप लोगों के पहले ऐसा था कि हमारे आसपास जो नॉर्मल परचून की दुकानें या किराना स्टोर वगैरह होते थे, हम वहाँ से डेली अपने घर की शॉपिंग करते थे, ठीक है? रेगुलर जो भी शॉपिंग हमें करनी है, कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है या हमने महीने की शॉपिंग करनी है, तो हम यहाँ से कर लिया करते थे नॉर्मल दुकान से। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि आबादी इंक्रीज़ हो रही है और नया एक फ़ैशन ट्रेंड आ गया, या समझ लें कि ट्रेंड ये कह लें कि बड़े मॉल्स क्रिएट होना शुरू हो गए जिन्होंने हर तरह की प्रोडक्ट आपको देना शुरू कर दी, ठीक है? ये मैं तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। करते-करते बड़े मॉल्स आए, लोगों ने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक ही मॉल में सब कुछ मिल जाता है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसमें फिर क्या होता है कि उन्होंने काउंटर्स क्रिएट कर दिए कि आप बड़े आराम से अपनी टोकरी में चीज़ें रखेंगे और काउंटर में लाइन में लग जाएँगे, ठीक है? आपने देखा जी बड़ा कोई ये तो यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल की यहाँ पे तो शॉपिंग हो रही है, हम भी यहीं से शॉपिंग करेंगे। बहरहाल करते-करते मसला क्या पेश आया कि वहाँ पे लाइन्स लगना शुरू हो गई काउंटर्स पे, ठीक है? काउंटर पे मल्टीपल लाइन्स लगना शुरू हुई। उन्होंने क्या किया शॉप वालों ने, उन्होंने इंटरफ़ेस से क्रिएट किया था कि काउंटर होगा, वहाँ पे अपना चेकआउट करवाओगे। इंटरफ़ेस में मसला क्या आया कि वहाँ लाइन लगना शुरू होगी। उन्होंने एक्सपीरियंस देखा कि यूज़र को वेट करना पड़ रहा है, उन्होंने काउंटर बढ़ा दिए, ठीक है? काउंटर बढ़ते गए, उससे क्या हुआ कि अब लाइन्स कम हो गई, बट स्टिल आबादी ज़्यादा है, टाइम के साथ-साथ वो काउंटर्स भी बढ़ना शुरू हो गए, उन काउंटर्स के अंदर भी लाइन्स लगना शुरू हो गई। अब काउंटर में मसला क्या था कि अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको इसका भी वेट करना पड़ रहा है, इसका भी वेट करना पड़ रहा है, इसका भी वेट करना पड़ रहा है और फिर आपकी 2 प्रोडक्ट का टाइम आ रहा है। तो इसमें इश्यू ये था कि अगले की 10 प्रोडक्ट्स, इसकी 50 प्रोडक्ट, इसकी 60 प्रोडक्ट्स, आपको इन सारी 120 प्रोडक्ट्स का वेट करना पड़ रहा है और 2 आपकी अपनी भी हैं, ठीक है? ये सारी चेकआउट करेंगे तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। सो इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने मल्टीपल काउंटर्स क्रिएट किए, उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ मॉल्स ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्रेस काउंटर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है? एक्सप्रेस काउंटर्स में क्या था कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन 10 प्रोडक्ट्स या 10 से कम प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एक्सप्रेस काउंटर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपका जल्दी चेकआउट हो जाएगा, आपको इन सारों का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है कि अब ये एक्सप्रेस काउंटर पहले नहीं क्रिएट किया गया था, उनके माइंड में चीज़ ही नहीं आई थी कि जी इस तरह की ज़रूरत पेश आएगी, वो इंटरफेस का पार्ट ही नहीं था। लेकिन जब यूज़र ने एक्सपीरियंस किया इस इशू को कि हमें वेट करना पड़ रहा है, तो डिज़ाइनर्स ने फिर एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया, जहाँ पे क्या था कि आपके पास एक्सप्रेस काउंटर का एक ऑप्शन मौजूद किया, ठीक है? तो ये चीज़ है कि हमें पहले ये चीज़ माइंड में नहीं आएगी, जब तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? तो इसलिए हमेशा जब इंटरफेस क्रिएट हो रहा होता है, वो यूज़र के फीडबैक के बाद इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ बना दी है और आप इम्पोज़ करोगे कि भाई यही है, यूज़ करना है तो करो, ठीक है? जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं, वो चीज़ नहीं आती, हम लोग उसको बेहतर बनाते हैं, ठीक हो गया? तो अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे शुरू में मोबाइल्स थे हमारे पास। मैं एग्ज़ाम्पल ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाए कि इंटरफेस जो है, वो सिर्फ़ वेबसाइट पे बनता है। हम लोगों ने मोबाइल्स यूज़ करना स्टार्ट किए, ठीक है? आप लोगों में माइट भी कुछ लोगों के पास बहुत पुराने 33 वगैरह से आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया हो। वहाँ पे क्या था कि आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड लगा करता था, वो आपके पास पासवर्ड समझ लें कि सिर्फ पिन कोड की तरह था कि आप लोग कुछ नंबर्स या कुछ न्यूमेरिक नंबर्स पासवर्ड के तौर पे रख सकते थे, ठीक है? हम लोगों ने कोई भी अपना पासवर्ड 6 डिजिट्स का, 7 डिजिट्स का वो रख लिया। उसमें मसला ये था कि हमें थोड़ा टाइम लगता था उसको
टाइप करने में, ठीक है, वो हमने एक देखा, एक चीज़ थी उसमें बड़ी मुश्किल। करते करते टच स्क्रीन मोबाइल्स आए, एंड्रॉयड, HTC ने मोबाइल के अंदर वो चीज़ निकाली कि आप लोग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ डॉट्स बना दिए और उन डॉट्स को अगर आप मूव करेंगे या उन डॉट्स पे फिंगर मूव करेंगे तो आपका एक पैटर्न क्रिएट होगा जिससे आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो बड़े मज़े की चीज़ आ गई है, बड़ी अच्छी चीज़ है, और हर कोई ये शौक रखता था कि मेरे पास इस तरह का मोबाइल हो जिसमें पैटर्न क्रिएट करके मोबाइल अनलॉक करूँ। बहरहाल उसमें भी मसला आ गया, यूज़र की तरफ से इशू ये आया कि जी मैं जब पैटर्न क्रिएट करता हूँ तो मेरे साथ वाला बंदा देख लेता है वो पैटर्न, और वो उस पैटर्न को यूज़ कर लेता है और उसको पैटर्न पता चल जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक और ऑप्शन दे दी कि आपका पैटर्न हाइड हो जाएगा, कि आपको पैटर्न नज़र नहीं आएगा और आप पैटर्न जो क्रिएट कर रहे होगे वो विजिबल नहीं होगा। उनके नई अपडेट में ये चीज़ आ गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी पैटर्न क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी टाइम लग जाता है, ये है वो है। आईफोन ने एक और नई चीज़ निकाल दी कि आपके पास फिंगर प्रिंट सेंसर जो है आपके पास, आप उससे मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। आईफोन 5 में उन्होंने ये चीज़ दी थी और दुनिया बड़ी हैरान हुई थी कि ये क्या नया एक ऑप्शन आ गया कि आप अपने फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। सैमसंग ने S5 के अंदर वो ऑप्शन दे दी, करते करते वो एक स्टैंडर्ड बन गया जी, फिंगरप्रिंट तो हर मोबाइल के अंदर होता ही है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी सबको कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बड़ा इजीली अपने थंब से मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। उसमें एक नया मसला आ गया कि जी मैं सो रहा होता हूँ तो मेरी बेगम जो है मेरा मोबाइल अनलॉक कर लेती है। फिर एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ गया, जो मोबाइल कंपनीज थी उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी आइज़ जो हैं, अपनी आइज़ के साथ वो मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं, जिसको रेटिना डिटेक्शन कहते हैं, कि आप अपने जो आँख है उसके रेटिना के साथ फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। अब उस मसला ये था कि वो सेंसर काफ़ी समझ लें कि एक्सपेंसिव है और ये S7 या S8 में सैमसंग ने देना शुरू किया था। तो उसमें ये मसला था कि जी ये एक्सपेंसिव बन रहा है, इसकी वजह से हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ सकता। उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर को बेहतर करके फेस डिटेक्शन का ऑप्शन दे दिया कि आपका जो फेस है उसको डिटेक्ट करके वो अनलॉक करेगा। उसमें आपकी आइज़ ओपन होनी चाहिए और आपका जो फेस है वो डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी एक ऑप्शन ऐड की गई फेस अनलॉक के साथ। इसमें फिर ये मसला था कि चाइनीज़ जो थे वो सारे जैसे नज़र आते हैं, तो उसमें अक्सर जो थे उनका मिक्स होके मोबाइल अनलॉक हो रहा था। बहरहाल वो बेहतर किया गया उस पूरे ऑप्शन को। वो टाइम के साथ सॉफ्टवेयर बेहतर होता गया क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जितना डाटा ज़्यादा जाएगा वो उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा ये था कि अब कुछ लोग कहते थे जी हम मोबाइल की बैक साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, उसमें ज़रा जल्दी अनलॉक हो जाता है। मैंने अभी ये नोट 10 प्लस लिया था तो उसमें स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन था अनलॉक करने का। तो उसमें मसला ये कि जिस तरह जितनी जल्दी आप लोग नॉर्मल जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें काम करते हैं, उतनी जल्दी स्क्रीन वाला काम नहीं करता, क्योंकि स्क्रीन की जो सिस्टम है वो अलग तरीके से है, वो उनका पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। उन्होंने चीज़ तो क्रिएट कर दी है बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी नॉर्मल आपके फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहे होते हैं। बहरहाल टाइम के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब जो फेस का आपका इशू था उसमें ये मसला था कि रात को मैं फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि अंधेरा होता है, मोबाइल मुझे देख नहीं सकता। फिर आईफोन ने उसको और मज़ीद बेहतर किया, उन्होंने उसके अंदर ऑप्शन दे दिया कि आप रात को भी मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। अभी एक्सपीरियंस यहीं पे था कि एक नया मसला जनरेट हो गया कि कोरोना आ गया और लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। अब जी मैंने मास्क पहना होता है तो मेरा ही जो मोबाइल है वो मुझे डिटेक्ट नहीं करता। बहरहाल आईफोन इससे बेहतर ऑप्शन लेके आ रहा है, इसमें आपने मास्क भी पहना होगा तो आपका जो मोबाइल है वो अनलॉक कर देगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब कहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हम इवन के जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है कि मोबाइल को उठाते हो वो खुद ही आपका जो आपने कोई बटन भी प्रेस नहीं करना, आपका खुद ही जो है वो फेस को देख के अनलॉक कर देगा। मेरे मोबाइल में भी ऑप्शन है, आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा कि लिफ्ट टू अनलॉक वाला ऑप्शन आ गया कि सिंपल आप मोबाइल उठाओगे वो खुद ही सारा कोई डिटेक्ट करेगा, आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और अनलॉक कर देगा। आपने कोई बटन भी प्रेस नहीं करना। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हम 8 डिफरेंट बटन्स प्रेस करते थे तब जाके हमारा मोबाइल अनलॉक हो रहा था। अब क्या है, मोबाइल उठाया और वो अनलॉक हो गया। तो ये हमारे एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और करते करते हमारे पास ये ऑप्शन आते जा रहे हैं कि हम लोग अपने जो मोबाइल्स हैं वो बेहतर अनलॉक कर सकते हैं, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बेहतर होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इंटरफेस हमारा जो है वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले दिन ऐसी ऑप्शन नहीं आई थी कि मोबाइल उठाओगे तो अनलॉक हो जाएगा। पहले दिन हमें एक ऑप्शन दी गई, एक इंटरफेस दिया गया कि ये तरीका है, आप मोबाइल पर लॉक लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उसको मज़ीद बेहतर किया गया, ठीक हो गया। अब ये सारा मसला शुरू कहाँ से हुआ और मेन जो चीज़ है कि वेबसाइट डिज़ाइन में ये चीज़ कहाँ से आई। हम लोग काउंटर डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, हम लोग मोबाइल डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे जो कि वेबसाइट के ऊपर या स्क्रीन इंटरफेस जिसको कहा जाता है वो चीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे
स्क्रीन इंटरफेस की, कि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखाई जा रही है उसका इंटरफेस कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर डिज़ाइनर का क्या जाता है इजी डिज़ाइन बनाने में? ऐसे देखें, इजी डिज़ाइन हमें कैसे पता चलेगा इजी डिज़ाइन कौन सा है? जब तक हम चीज़ यूज़र के सामने नहीं रखेंगे। जब यूज़र कहेगा कि हाँ जी ये डिज़ाइन आसान है, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा इसको आसान डिज़ाइन कहते हैं। हम अपनी तरफ से बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट कहते हैं कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या है इसके अंदर, करना क्या है। मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि बनाने वाले ने अपनी तरफ से बड़ी चीज़ बनाई है, लेकिन देखने वाले ने, उसको यूज़ करने वाले ने कहा है कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स दूंगा साथ साथ। सर जैसे प्लास्टिक, पेप्सी की बॉटल प्लास्टिक की होती है, पहले सिर्फ ग्लास बॉटल होती थी, माइट भी क्योंकि वो टूट जाती है, इस तरह के इश्यूज हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। फेस रिकग्निशन भी है मोबाइल में, ठीक है ठीक है। सर काइंडली 31 to 35 अपलोड करवा दें। आप लोग गलत बंदे से सही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मेरे बस में नहीं है लेक्चर अपलोड करना, ये सर हारून का काम है। आप लोग यहाँ पे कहे कि मुझे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं अपना। ओके जी, हम नोकिया 33 पे से फ्यूचर मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। सो अब मज़े की चीज़ ये है इसके अंदर कि हमारे पास मैकिनटॉश, जो एप्पल मैकिनटॉश था, यानी कि एप्पल के ही जो सिस्टम्स थे, जो मैक कहा जाता है इसको, एक्चुअली इसका नाम था मैकिनटॉश। उन्होंने एक नई चीज़ जनरेट कर दी जिसका नाम है जी ये माउस। ठीक है, उन्होंने ये माउस एक जनरेट किया जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन दी जा रही थी कि आप क्लिक करके कोई भी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले कमांड लाइन इंटरफेस था कि जहाँ पे आप टाइप करके कीबोर्ड से बताते थे कि जी प्रिंट कर दो, सेव कर दो, सेव लिखा, प्रिंट लिखा, तो हमारा जो इंटरफेस को पता चल गया कि अच्छा क्या काम करना है। एप्पल मैकिनटॉश ने नई चीज़ निकाली, उन्होंने नया इंटरफेस निकाला, और इसी के साथ साथ विंडोज़ आएगा, विंडोज़ 95 से, जिसके अंदर ये ऑप्शन आया कि आप लोग क्लिक करके काम कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने एक बटन पे क्लिक किया है तो उससे वो चीज़ हो जाएगी, सेव करना है, प्रिंट करना है, क्लिक किया वो सेव होगी, प्रिंट होगी। आप में से अगर किसी ने स्टीव जॉब्स की मूवीज़ देखी हो, आई गेस स्टीव जॉब्स ही है नाम उसका, वो अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे कैसे इन्होंने पूरे ये सिस्टम्स क्रिएट किए। इस तरह की मूवीज़ देखा करें ताकि आपको एक पता चले कि टेक्नोलॉजी किस तरह से जनरेट हुई है, और एक जो एंटरप्रेन्योर है या एक बिजनेस पर्सन है उसमें पैशन कितना होता है और वो कितनी मुसीबतें फेस करता है, तभी आप लोगों में मोटिवेशन आएगी। बहरहाल हुआ क्या कि उसके बाद जब क्लिक का ऑप्शन आ गया तो मसला ये जनरेट हो गया कि कौन से बटन को कहाँ रखा जाए और किस बटन की कहाँ प्लेसमेंट ठीक रहेगी। तो उसके लिए फिर यहाँ पे सारा मसला जनरेट हुआ। अब क्या था कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करते थे तो उस सॉफ्टवेयर के यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह यूज़ करना है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने आप लोगों के लिए बनाया है उसको इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर चीज़ क्या हुई कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है कि सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। तो वहाँ तक बात ठीक थी। एक नया मसला जनरेट हो गया, इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट जब क्रिएट हो रही है तो वो वेबसाइट आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक वीडियो बना के दें साथ में, जी आपने ये वेबसाइट ऐसे यूज़ करनी है, या ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। पॉसिबल ही नहीं है, पूरी दुनिया में वेबसाइट जाएंगी, हर बंदा इंटरनेट के ऊपर चीज़ यूज़ करेगा। तो फिर क्या हुआ, इंटरफेस बनाने वाले के माइंड में जो चीज़ आ रही थी, जितनी समझ आ रही थी, उसने उस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करना शुरू कर दी। ये आपके सामने ईबे की वेबसाइट थी, पुरानी जो वेबसाइट है वो इस तरह की थी इनकी। ठीक है, अब इसमें क्या था, उसने अपनी तरफ से बड़ा आसान इंटरफेस क्रिएट किया कि जी जो चीज़ बंदे को चाहिए वो उसके सामने हो। आज का यूज़र जब ये चीज़ देखता है तो उसको समझ नहीं आती कि मुझे चाहिए क्या था और मैं ईबे पे करने क्या आया था। इतना कुछ देख के वो भूल जाता है। अब इसमें क्या है, हर चीज़ यहाँ पे आपके पास डॉल्स की ऑप्शन है, कॉइन्स के ऑप्शन है, व्हीकल्स हैं, आपके पास डेल नोटबुक्स हैं, सोनी के डिजिटल कैमरास हैं, हर चीज़ ने सामने रख दी है। ईबे क्या है, ईबे जस्ट लाइक OLX है, कि आपका OLX तो काफ़ी बाद में आया है। ईबे एक पुरानी वेबसाइट है, पाकिस्तान में ये यूज़ नहीं होती, यूरोपियंस और अमेरिकन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेकेंड हैंड चीज़ें सेल करने के लिए। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक OLX, बट इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सब कुछ उसने सामने रख दिया। ठीक है, ये पुराने डिज़ाइंस हैं, उस टाइम इंटरफेस इस तरह का था। करते करते यूज़र ने कहा कि यहाँ पे तो ये चीज़ें समझना और ये चीज़ें देखना बहुत मुश्किल है, इसमें नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है, तो आप इस के डिज़ाइन को बेहतर करें।
ईबे ने डिज़ाइन को बेहतर करना शुरू किया, करते 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 वो अब इस डिज़ाइन पे आ गए, और अब जो उनका रिसेंट डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है कि इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर दी, उनके जो फीचर प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं, और उन्होंने बाकी जो आपके पास कोई और आपको चीज़ चाहिए उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी है। तो उन्होंने एक बेहतर एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर दिया है। स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से। ये डिज़ाइन बनाते हुए भी उनको लग रहा था कि हमने एक आसान डिज़ाइन बनाया है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ और क्लाइंट ने बताया कि नहीं जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, तो उसके बाद यहाँ तक उनका डिज़ाइन पहुँच गया। ठीक है, माइट भी आज से 10 साल बाद हमें ये डिज़ाइन भी अजीब लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल डिज़ाइन है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों में से हम और बेहतर डिज़ाइंस निकाल के और बेहतर ऑप्शंस दिखाएंगे। आगे आगे जो फ्यूचर है, मैं कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ और हम लोग एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको अभी वो चीज़ दिखाऊँ, मैंने पहले ओपन नहीं की हुई, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फ्यूचर है आपकी वेबसाइट्स का, और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के भी डिज़ाइंस आ रहे हैं। मुझे जस्ट एक सेकंड दे, मैं आपके सामने वो वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये यहाँ मेरे पास, एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो डिज़ाइन भी देखो ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर कहाँ है। जस्ट अ सेकंड। ठीक हो गया। ओके, ये है। सो ये देखिएगा डिज़ाइन आप लोग, ये भी लोड हो रहा है, इसको लोड होने दें ज़रा। ओके, सो एडिडास का ये एक उन्होंने फुट लॉकर ने मिल के एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, और ये डिज़ाइन है, ये वेबसाइट है आपके पास, ये देखें माउस मूव कर रहा हूँ और ये आपके पास उन्होंने एक इंटरेक्शन क्रिएट की हुई है। अब इसमें से आप किसी भी क्लिक करते हो यूँ, तो ये उसका पूरा बता देगा कि आपका जो डिज़ाइन है इस अपर का वो किस तरह से है। मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये देखें, ठीक है, माउस के साथ साथ उन्होंने आपको हर तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखें, आपको दूसरे वाला देखना है, आप यहाँ से दूसरा देख सकते हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे, मज़ीद नीचे ऑप्शन आते जाएंगे, आपको पूरा फैब्रिक, पूरी चीज़ जो है वो उसके राउंड आपको दिखाएगा कि आगे से, पीछे से, बैक से किस तरह की डिज़ाइन हुई। ठीक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू टाइप योर नेम, आपका नाम भी यहाँ लिखा जा सकता है, ये बैक पे आपका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और मज़ीद इसकी कलेक्शन दिखा रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कम्प्लीटली डिज़ाइन की हुई है। ये फ्यूचर है आपकी ई कॉमर्स का। इस तरह की प्रोडक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी में जहाँ पे हम चीज़ क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ये ट्री नाम से लाइब्रेरी है, अगर इनके हिसाब में से कोई डेवलपर है। अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल समझ लें कि स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है, लेकिन ये है कि ये अभी फ्यूचर है आपके डिज़ाइंस का। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस तरह की, लेकिन फ़िलहाल जस्ट आपको बताने के लिए कि आपका फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ओके, सो अभी जो आप लोग चीज़ें देखते हो इस तरह की है, और आपका फ्यूचर मैंने दिखा दिया, तो इसलिए बहुत कुछ होने वाला आगे। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि मैथ हार्ड है, ट्राई वेबसाइट डिज़ाइन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास यूज़र जो है वो हर तरह का यूज़र है। ठीक है, और वो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस चाहता है। ठीक है जी, सो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो किस किस पॉइंट के ऊपर आता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो समझ लें कि जो यूज़र जिसने वेबसाइट ओपन की है उसको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को समझना कितना आसान था। ठीक है, द प्रोसेस दे गो थ्रू टू डिस्कवर योर कंपनीज प्रोडक्ट, कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको समझना कितना आसान था। आपकी वेबसाइट उसने ओपन की, क्या उसको समझ आ गई कि वेबसाइट किस चीज़ की है? सिर्फ ये मतलब है इस बात का कि पहला पॉइंट क्या है यूज़र एक्सपीरियंस का, कि ओपन करने वाले को आपकी वेबसाइट जिसने ओपन की है उसको समझ आ गई है कि वेबसाइट किस चीज़ की है, कि आपकी वेबसाइट इतनी आसान, इतनी वेलकमिंग है कि देखने वाले ने बता दी कि अच्छा ये तो इस चीज़ की वेबसाइट है। दूसरी चीज़, कौन कौन से स्टेप्स ने फॉलो किए हैं आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने में, जो काम वो करने आया था वहाँ पे, क्या इजीली उसको वो चीज़ मिल गई है? अपने माइंड में इस टाइम फेसबुक की वेबसाइट रखें, या जो भी वेबसाइट आपने रिसेंटली यूज़ की है उसको रखें कि आप जो काम यहाँ पे करने आए थे क्या इजीली आपको मिल जाता है। उसके बाद कौन कौन से थॉट्स या कौन कौन सी फीलिंग्स आपके माइंड में आई हैं
उस काम को करने के बाद क्या आपको बहुत मुश्किल से वो चीज़ मिली है, क्या वो चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी, आपका सामने एक ऑप्शन दिया हुआ था, उन्होंने बड़ा इजीली आपने एक्सेस कर लिया है, क्या फीलिंग्स थी आपकी? अक्सर आपने इस तरह की वेबसाइट देखी होंगी, एफबीआर की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, एनटीएस की वेबसाइट है, मिलता ही नहीं है, करने क्या गए थे वहाँ पे, कुछ नहीं समझ आ रही इसमें हो क्या रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है कि इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो इसलिए कितना आसान है इस वेबसाइट को यूज़ करना, और आपने जब अपना टोटल जो टास्क था वो कंप्लीट किया है, तो आपकी फीलिंग कैसी थी, ठीक है? और उसके बाद आपने पूरा जब काम कर लिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो लास्ट इंप्रेशंस क्या है, क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे आगे, वो एक चीज़ एंड में आती है। तो ये 4 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस से रेलिवेंट हैं, और आपने इन चारों पॉइंट्स पे कोशिश करनी होती है कि ये चारों जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपके क्लाइंट के अच्छे गुजरें, ठीक है? वो आया आपकी वेबसाइट पे, उसको समझ आई है कि नहीं आई कि ये चीज़ क्या है, ये किस तरह काम करती है। सेकेंडली, जो वो काम करने आया था उस काम को ढूंढना कितना आसान था, ठीक है? थर्ड, कि उस काम को करने के बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी, और फोर्थ, जब वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, वेबसाइट बंद होगी, लास्ट उसके इंप्रेशंस क्या थे, यानी कि तीनों का एक्यूमुलेटिव अगर निकालें तो उसके लास्ट इंप्रेशंस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं। मैं आप कमेंट्स देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। पाकिस्तान क्यों ऐड नहीं है ईबे एंड अमेज़ॉन सर्विस में? जिस वजह से हम लोग पेपॉल पे नहीं है, इसी वजह से हम अमेज़ॉन पे और ईबे पे नहीं है। ठीक हो गया। सोशल नेटवर्क भी एफपी की स्टोरी, जी बिल्कुल, सोशल नेटवर्क भी बहुत अच्छी मूवी है, उसको भी देखिएगा। इसके अलावा द इंटर्नशिप मूवी बहुत अच्छी है, वो गूगल के बारे में है। तो ये मूवीज़ देखें ताकि आपको थोड़ी इंस्पायरेशन मिले। अच्छा सर, दिस वुड बी अ 3D डिज़ाइन। जी, इसको 3D डिज़ाइन कह सकते हैं, मॉडल्स क्रिएट होते हैं वो फिर उसके बाद बनाए जाते हैं। सर, वेब डिज़ाइन प्रोग्रामिंग से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, कह सकते हैं। जो मेरे ख्याल में वेब डिज़ाइन जो है वो मुश्किल है, प्रोग्रामिंग में आपकी डिफाइंड कोडिंग है, वो आप कोडिंग करते हो चीज़ बन जाती है, बनाना क्या है वो सारी साइंस है। अच्छा जी, सर कोई न्यूज़ अट्रैक्ट करे तो हम कहीं और चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम अपने डिज़ाइन या पेंटिंग ईबे पे भी लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लगा लें। ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकेंड। सर, हम पेपॉल पर क्यों नहीं है, क्या स्टोरी? सर, हम पेपॉल पर क्यों नहीं है, क्या स्टोरी? इसकी पूरी स्टोरी मैंने लेक्चर में बताई है, पिछले लेक्चर में। माइट भी आपने वो लेक्चर मिस कर दिया। अच्छा जी, सर इस एडिडास वाली वेबसाइट का नाम क्या था? टॉप पे यूआरएल आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट यूआरएल इसका याद नहीं है। ओके, सो इसके बाद हमारे पास सवाल ये आता है कि हम फिर वेबसाइट का जो यूएक्स है या यूज़र एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कैसे करेंगे। आज हम लोग समराइज्ड यूएक्स पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वेबसाइट का वो कैसे बेहतर होता है। कल बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, बटन को कहाँ पे रखना है, और किस तरह चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है? अच्छा जी, सर मैंने तारे ज़मीन पर 4 या 5 एनिमेटेड मूवी देखी है बस। तो यही तो मसला है, तारे ज़मीन हमारे देखने वाली मूवी नहीं है, हम कोई तीसरी चौथी के बच्चे नहीं हैं। आप लोग आगे बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस तरह की मूवीज़ देखें, ठीक है? अच्छा जी, एक चीज़ याद रखें कि मैं जो मूवीज़ बता रहा होता हूँ वो मूवीज़ इस तरह की नहीं है कि आपने पेरेंट्स के साथ देखें कि आज सर ने हमें मूवी बताई है, आए बैठ के आज मूवी देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना कीजिएगा, मेरे सर सारा कुछ आ जाएगा, वो मूवीज़ अकेले देखने वाली हैं, ठीक है? मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े बच्चे हैं और आप इतने ऑफेंड नहीं होंगे मूवी से। ओके, सर आपने कल एक डिज़ाइन दिखाया था हैंड फ्री वाला, वो 3D डिज़ाइन वो सीखेंगे? नहीं नहीं, 3D डिज़ाइन है वो दुनिया अलग है। आप ग्राफिक डिज़ाइन 2D डिज़ाइन सीख रहे हैं, ठीक है? वो ब्लेंडर है, वो 3D डिज़ाइन है, वो डिफरेंट चीज़ है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन में कि आपने अपना जो गोल है उस पर फोकस करना है कि हम वेबसाइट बना क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है वेबसाइट बनाने का, वो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, आप सिंपल उससे सवाल कर सकते हैं कि आप यूज़र के लिए वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने यूज़र से कि वो वेबसाइट पे आके क्या करें, ठीक है? मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, माइट भी आप चाह रहे हो कि हमने कोई प्रोडक्ट रखी है वो सेल हो जाए, ठीक है? या हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चले, हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? आप कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं अपने यूज़र से, आपका कोई ब्लॉग है आप वो दिखाना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आप देखोगे कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है, हम वेबसाइट क्यों बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अपनी ऑडियंस को जाने। अगर आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता कि इसके ऊपर वेबसाइट पे कौन लोग आएंगे, कौन इसको यूज़ करेगा, तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो फेल हो सकती है। इसकी ऑडियंस जो है, ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि जब हम ऑडियंस को नहीं समझते, अपनी मर्जी का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं,
तो फिर क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है। तो जब तक हमें अपनी ऑडियंस का नहीं पता होगा, हम लोग डिज़ाइन नहीं अच्छा क्रिएट कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपने जो अपना होम पेज क्रिएट करना है वो इनवाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। उसको देख के पता चले कि यहाँ मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है। जब आपको इनवाइट किया जाता है कहीं पे, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये बंदा मुझे इसलिए बुला रहा है। तो आपका होम पेज इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको वो देखने वाला बुला रहा हो और पता चल रहा हो कि अच्छा इस वजह से मुझे यहाँ वेबसाइट पे बुलाया गया, तो मैंने यहाँ पे ये काम करना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करें। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आती हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कि हम लोग कैसे इसकी जो है स्पीड वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग ये चीज़ें लिखें, मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा जी, सर VFX भी सिखा दें। हाँ, बहुत जो कुछ सिखा रहा हूँ बच्चे, आप लोग पहले वो सीख लें, फिर बाकी चीज़ें सोचेंगे। अच्छा जी, सर दोबारा बता दें, मूवीज़ आई विल सी। आपको मूवीज़ मैं तब बताऊंगा जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। असाइनमेंट सारे सबमिट हो जाएंगे, फिर मुझे बताना, मूवीज़ बता दूंगा। असाइनमेंट करते नहीं है, मूवीज़ पहले इनको चाहिए। बग्स फ्री वेब हो, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम उसमें से एरर्स नहीं निकाल सकते। मैं कह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर हम क्या करेंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह सर जी बहुत जल्दी पेपॉल वाला कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। अब इस फील्ड में पाकिस्तान के एजुकेटेड मास्टर्स लोग बच्चे, ये सिर्फ ना चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं जी। बड़े बड़े लोग आ गए हैं पाकिस्तान की कैबिनेट में और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये सब हवाई चीज़ें हैं। हम लोग अंदर के लोग हैं, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये सब सब्ज़ बाग हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। मैं कड़वी बात करने वाला बंदा हूँ, सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज़ें निकाल दें। ये बस सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा होता है कि आज ये हो गया तो आज वो हो गया। कभी बाहर निकल के देखें क्या हो रहा है। सर इमेजेस लाइट वेट हैं सो दे आर लोड फास्ट, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही है कि आपके जो इमेजेस आप लोग लोड करोगे या उस पर जो ऐड करोगे, कोशिश ये करेंगे कि वो पहली चीज़ है कि कोशिश करेंगे जेपेक इमेजेस हों, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, वहाँ पे जेपेक इमेज हो। उससे बेहतर अप्रोच ये है कि वेबसाइट्स के ऊपर SVG फॉर्मेट के अंदर इमेज यूज़ होता है। अब वो क्या भला है? SVG हमने पढ़ा था कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को SVG कहते हैं, जो कि एक तरह से सोर्स फाइल भी है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने जहाँ पे भी ग्राफिक्स यूज़ करने हैं, जहाँ पे भी इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है, इवन कि अपना लोगो यूज़ करना है, वो वेबसाइट के ऊपर SVG फॉर्मेट में लोगो यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि SVG जो है वो कोड होता है, ठीक है। वो HTML कोड के साथ बनता है। तो कोड को रन करना वेबसाइट के लिए बहुत आसान है, बहुत जल्दी लोड करती है वो। तो इसलिए बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं वो SVG ग्राफिक्स को यूज़ करती हैं, बजाय इसके कि वो इमेज फाइल यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर किसी डेवलपर को SVG फॉर्मेट नहीं यूज़ करना आता, तो उसके बरक्स फिर वो वहाँ पे JPEG यूज़ कर रहा होता है। JPEG फाइल जो होती है उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू PNG, ठीक है। PNG फाइल्स हम अवॉइड करते हैं। अगर कहीं ट्रांसपेरेंट चीज़ चाहिए आपको तो वहाँ पे आप PNG यूज़ करोगे। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर हम JPEG फाइल यूज़ करेंगे, और उससे बेहतर ये कि SVG फाइल यूज़ करें। ठीक हो गया। टेक्स्ट ज़्यादा हो और पिक्चर्स हैवी फाइल कम हो, ठीक है। यूज़र आए और उसका मतलब की चीज़ उसके सामने हो, वो क्लिक करे, उसका काम हो जाए, ठीक है। ग्राफिक्स ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है। सर मेन थिंग शुड बी अवेलेबल इन फ्रंट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लो रेजोल्यूशन फाइल, कोशिश करें लो रेजोल्यूशन, इतनी लो रेजोल्यूशन ना हो कि हमारी चीज़ें ब्लर हो जाएं। सर मैंने नेटसोल की वेबसाइट देखी है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, अट्रैक्ट करती है। नेटसोल की जो पुरानी वेबसाइट्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि प्रॉपर एजेंसी को ऐड किया है और उसके बाद उनकी जो पूरी कंप्लीट रीब्रांडिंग हुई है, तो यस उनकी वेबसाइट बेहतर होगी। मैं भी अपनी कंपनी की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, माइट भी कुछ कमिंग डेज़ के अंदर वो भी आ जाए, उसको भी देखिएगा, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन हो रही है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता हो कि उनको वो चीज़ अच्छी लगे, सिर्फ चीज़ देखने में खूबसूरत ना हो, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो वो अच्छी हो, ठीक है जी। कंटेंट शुड नॉट टेक टाइम टू लोड, कीप द लाइट्स हाई, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी एलिमेंट्स आप निकाल दोगे, उससे भी आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है। जितने भी आप एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे हो वो सिर्फ वही एलिमेंट्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी कैटेगरीज क्रिएट कर दें, ठीक है। उनको डिफरेंट जगह पे ऐड कर दें, डिफरेंट पेज पे ऐड कर दें, लेकिन जो मेन पेज है आपका वो उसी चीज़ों के साथ होना चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, जो होम पेज है आपका, ठीक है। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसी कोई भी वोकेबलरी या ऐसे सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने कि जो क्लाइंट को समझ ही ना आए, यानी कि आपके क्लाइंट को
ये ना हो कि डिक्शनरी ओपन करनी पड़े आपकी वेबसाइट को समझने के लिए, ठीक है। तो आपने वोकेबलरी और जो सेंटेंसेस हैं, जो ग्रामर है, वो उसी तरह की रखनी है जो नॉर्मल लोग समझ सकें। अच्छा जी, सर आपकी कंपनी की वेबसाइट कौन सी है? मेरी कंपनी की वेबसाइट infinity.com.pk है। इन्फिनिटी, सिंपल इन्फिनिटी और .com.pk। अभी वो लोड नहीं होगी आपके पास क्योंकि उस पर काम हो रहा है। अच्छा जी, टू द पॉइंट डाटा होना चाहिए विद कैटेगरीज, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है वो डिवाइस रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है डिवाइस रिस्पॉन्सिव का? डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक हो गया। ओके जी, एसवीजी रिपीट करते हैं। एसवीजी जो आपके पास है, मैंने बताया कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को कहते हैं, कि जिस ग्राफिक को बड़ा छोटा किया जा सके, इसीलिए वो ब्लर ना हो, वो एसवीजी होगा, ठीक है। और यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है एडवांस वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि वो किसी भी जगह पे यूज़ हों तो जल्दी लोड हो सके, ठीक है। तो इसलिए वो, क्योंकि कोड होता है और कोड जब रन होता है तो वो एक इमेज जनरेट करता है। अच्छा, ठीक हो गया। हर डिवाइस पे काम करे, ठीक है ठीक है। डिवाइस पे इजीली काम कर ले, ठीक हो गया ठीक हो गया। सर नेटफ्लिक्स की वेब है काफ़ी हैवी, डाटा अवेलेबल है, पर इसके बावजूद भी वो स्लो नहीं होती। आया कि ग्राफिक्स का कमाल है डेवलपर का। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने इमेजेस इस तरह के यूज़ किए हुए हैं तो उस पर इतना इशू नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की वेबसाइट अक्सर इस तरह करती हैं कि उनका जो फ्रंट एंड है वो अलग सर्वर के ऊपर होता है, जो हैवी ग्राफिक्स होते हैं वो अलग सर्वर के ऊपर होते हैं, तो वो कुछ इस तरह का भी काम कर रहे होते हैं। हर डिवाइस लाइक मोबाइल ओपन हो सके, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया, ओके फाइन। आप लोगों को डिवाइस रिस्पॉन्सिव का आइडिया है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डिवाइस रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट हर तरह की डिवाइस के ऊपर ठीक से रिस्पॉन्स करे, उसका टेक्स्ट कट ना होना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको अपना मोबाइल घुमाना पड़े वेबसाइट ओपन करने के लिए कि जी लैंडस्केप में ठीक से ओपन होती है, तो ऐसा कुछ ना हो। आप जिस भी डिवाइस पे अपनी वेबसाइट ओपन करो वो उस डिवाइस के साथ रिस्पॉन्स करे। पहले ये चीज़ बहुत रेयर थी, हर वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अब ये है कि आपके पास बने बने टेम्पलेट इस तरह के आ गए, या आपके जो डिवाइसेस हैं या कोडिंग लैंग्वेज जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी बेहतर कर दी है, और आप बड़ा ईजीली अपना जो इमेज वगैरह है और जो सारा जो डिज़ाइन है उसको फिट कर सकते हैं अपने हर तरह के डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो वो खुद ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के ऊपर फिट आ जाती है। इसके अलावा कोशिश करें आपका आपके यूज़र के साथ कोई कनेक्शन बने। इस कनेक्शन किस तरह से जनरेट करेंगे? मल्टीपल मेथड्स हैं। कॉमन मेथड ये है कि आप कोई ह्यूमर ऐड कर रहे होते हैं, और जब तक आपको अपने यूज़र का प्रॉपर पता नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली एक कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। कोई ह्यूमर ऐड किया जाता है, कोई उससे रिलेवेंट चीज़ लगाई जाती है वहाँ पे, और इसके अलावा कोशिश की जाती है कि उनका कोई ईमेल एड्रेस वगैरह हमें मिल जाए ताकि हम उनको फ्यूचर में रीच आउट कर सके अपने यूज़र को, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होता है उन्होंने, कि आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देते हो तो आप उनकी न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब हो जाते हो। लेकिन जो कनेक्शन है वो तभी है कि आप अपने यूज़र से रेलिवेंट वहाँ पे कंटेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कंटेंट है वो स्कैनेबल होना चाहिए। अब मुझे बताएं स्कैनेबल कंटेंट क्या होता है? ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि स्कैनेबल कंटेंट क्या होता है। स्कैनेबल कंटेंट याद करें, हम लोगों ने इसका पहले भी जिक्र किया हुआ, किस लेक्चर में किया था? स्कैनेबल कंटेंट का हमने जिक्र किया था रिज्यूमे डिज़ाइन के अंदर, कि आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए, उसमें आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको बगैर सारे टेक्स्ट को पढ़े हमें जस्ट हेडिंग से चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को इतना क्लियर रखते हैं कि जस्ट टॉप टॉप से चीज़ें पढ़ें, यानी कि ऊपर ऊपर स्किम रीडिंग करें तो वो पढ़ा जा सके, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट हो उसकी अरेंजमेंट इस तरह हो कि वो लेफ़्ट से राइट, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो लेफ़्ट से राइट वो इस तरह से पढ़ा जाए, और हेडिंग्स इतनी क्लियर हों कि हम ईजिली उसको पढ़ लें, ठीक है।
अच्छा जी, एक सेकंड सर, जल्दी जल्दी देखने में समझ आ जाए, ठीक है। रेजिड्यूस साइड हो स्टार्ट वाले लेक्चर में रिज्यूमे डिज़ाइन में स्कीम, ठीक है। ये जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे होते हैं उनको चीज़ें पता हैं। कुछ लोग कल की बात दोबारा पूछ रहे होते हैं कि सर आपने इस बारे में नहीं बात की। अच्छा खैर, ठीक हो गया। स्कैनेबल कंटेंट भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये स्कैनेबल कंटेंट ओवरऑल आपका होता है कि जल्दी से आपकी आंखें उसको स्कैन कर लें। इसके बाद आपके कॉल टू एक्शंस क्लियर होनी चाहिए। क्लियर अप योर कॉल टू एक्शन का मतलब ये है, आपको कॉल टू एक्शन अब अच्छे से पता होना चाहिए कॉल टू एक्शन किसको कहते हैं, कि ऐसी कोई चीज़ जो मुझे किसी एक्शन परफॉर्म करने की तरफ बुला रही हो। वेबसाइट के ऊपर वो कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर नाउ का बटन, कॉन्टैक्ट अस का बटन, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, यानी कि एक प्रोमिनेंट बटन होता है जिसको देख के हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा इस बटन पर क्लिक करने से ये होगा। लेकिन आपका बटन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसको देख के पता ना चले कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये बटन क्या करेगा, क्या ये मुझे मजीद पेजेस पे लेके जाएगा या मुझे ऑर्डर पेज पे लेके जाए, मुझे कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि क्लियर बटन से जो काम होना है वहाँ पे क्लियर लिखा हो कि ये बटन क्या करेगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग बटन ऐड करे होगे उसका टेक्स्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके उस पर क्लिक करने वाले को पता हो कि इस बटन पर क्लिक करने से ये चीज़ होगी। इसके अलावा आपका जो इंटरफेस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक पेज के ऊपर जो पहला होम पेज है उस पर फॉन्ट कोई और यूज़ किए हैं, कलर कोई और यूज़ किए हैं, अगले पेज पे आपको ख्याल आया कि इसके ऊपर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, आपने फॉन्ट भी चेंज कर दिए, कलर भी चेंज कर दिए। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। कोशिश ये करेंगे कि जो ओवरऑल डिज़ाइन है हमारा वो कंसिस्टेंट रखें। आगे चल के हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन भी करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, कमिंग वीक के अंदर, जब भी हमारे पास टाइम हुआ। वो चीज़ थोड़ा टाइम लेती है, तो कोशिश ये करेंगे कि उसको भी हम करें। लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है कि आप लोगों ने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है वहाँ पर कंसिस्टेंट डिज़ाइन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल दी हुई है कि आपके डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस तरह से बटन्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और उन्हीं बटन्स को कॉपी पेस्ट करके अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी बटन ये है, सेकेंडरी बटन ये है, क्लिक करने के बाद इस तरह का हो जाएगा बटन, जो भी ओवरऑल उसका सिस्टम होगा वो ऑलरेडी इस तरह से जनरेट कर लेते हैं और फिर उसे कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। उसके अलावा ग्रिड सिस्टम यूज़ करें। ग्रिड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, आपकी ग्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है आपकी जो भी अलाइनमेंट है वो सेट रहती है। हमें अच्छे से पता है कि ग्रिड सिस्टम का कितना फ़ायदा है, गाइड्स क्रिएट करने का कितना फ़ायदा है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि आपने अगर वेबसाइट पे डिज़ाइंस कर रहे हैं और आइकन्स वगैरह यूज़ करें तो इस तरह से उसको अरेंज करें, बजाय इसके कि आप इस तरह अरेंज कर रहे हो। ठीक है, इस अरेंजमेंट के अंदर इशू ये आता है कि आपका कोई आइकन जो उसकी विड्थ ज़्यादा है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो वो इतना अच्छा अलाइन नहीं होता। ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि अपने तमाम आइकन्स को आप सेंटर में रखें और यहाँ से अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करें। तो ये नॉर्मल एक मेथड है और इसको अपने पास नोट कर लें। ओके, ब्रांडिंग किसी भी चीज़ पे हो उसमें कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसा ही है जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये वाली मिस्टेक तो बहुत मोस्टली हमसे होती है, अब ना किया करें। ओके, सो उसके बाद हमारे पास कोशिश ये करें कि अपने जो ओवरऑल यूज़र है उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएं। ठीक है, उसको देखें प्रॉपरली कि आपका यूज़र क्या चाहता है और वेबसाइट पे क्यों आता है, क्या काम लिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, वो सारा कुछ थोड़ा समझें, उसको थोड़ा देखें। ठीक है, इसके अलावा आपका जो लेआउट है वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन के अंदर आपका जो एक पेज है उसका एक सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, अगले वाले के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर एक भरा हुआ है, एक के लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, राइट साइड पे कुछ नहीं है। तो कोशिश ये करें आपका जो पूरा लेआउट है अपनी वेबसाइट का वो बैलेंस्ड हो, टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली अलाइंड हो रहा हो और प्रॉपरली डिवाइडेड हो। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन में आपने पूरी पूरी अखबार लिख दी है, अगले सेक्शन में एक लाइन लिखी हुई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, मैंने चीज़ पहले भी आपको बताई कि जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम वेबसाइट्स के पेजेस के ऊपर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है अवॉइड एक्सेसिव स्क्रोलिंग, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझें इस बात को, सोचें और मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब बनता है कि एक्सेसिव स्क्रोलिंग को अवॉइड करें। अच्छा, मैं कमेंट्स देख लूँ, एक सेकेंड। सर हमारा कितने % कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपके 13 लेक्चर्स रह गए हैं। वेबसाइट में ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ होगा, आप सिंपल गाइड्स क्रिएट करोगे। ठीक है, ओके। एक्सेसिव स्क्रोलिंग का मतलब ये है कि आपके पेजेस की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो यूज़र है वो पेज स्क्रॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसा ना हो। आप लोग अपने जो कंटेंट है उसकी कैटेगरीज क्रिएट करें और फिर उन कैटेगरीज को टॉप पे अपने बैनर के अंदर दिखा सकते हैं कि इस कैटेगरी का हमारे पास कंटेंट है। ठीक है,
फेसबुक का जिसमें जिक्र नहीं आ रहा, फेसबुक के अंदर आप स्क्रॉलिंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो नया कंटेंट जनरेट कर रहा होता है। लेकिन आपकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह किसी ने अपना अपलोड किया हुआ या प्रोफाइल है किसी कंपनी की, तो उसमें कैटेगरीज क्रिएट करें, बजाय इसके कि आपने, या ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें सारी प्रोडक्ट्स एक पेज पर डाल दिए, आप ढूंढने लगे हुए, आप बैठे हुए लगे हुए, उसमें पेज भी जल्दी लोड नहीं होगा और बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए कैटेगरीज क्रिएट करें अपने कंटेंट की, कौन सा कंटेंट किस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो इसलिए ये एक अप्रोच यूज़ की जाती है ताकि आपकी वेबसाइट की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें उनका जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है और कम स्क्रॉल करना पड़ता है आपको। ठीक है, यस, कीप इट सिंपल, चीज़ों को सिंपल रखें, बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। अगर चीज़ आपको समझ आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके यूज़र को भी समझ आए। अपने डिज़ाइन को अपने यूज़र की पर्सपेक्टिव से देखें। कल के लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे कि हम लोगों ने इमेज किस तरह की यूज़ करनी है, कहाँ चीज़ प्लेस करनी है, किसको कहाँ रखना है, तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि सिंपल किस तरह होगा डिज़ाइन। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका यूज़र जिस काम के लिए आपकी वेबसाइट पे आया वो काम उसके सामने होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो रेडीली एक्सेसिबल हो, कि जैसे ही उसको जो चीज़ चाहिए फ़ौरन उसको मिले और वो काम करे उसके ऊपर। ठीक है, अक्सर औक़ात ये होता है कि आपकी वेबसाइट बनी किसी और चीज़ के लिए होती है, उस पे कंटेंट कुछ और दिखाया होता है, आपकी चीज़ें कहीं और पड़ी होती हैं, तो वो फिर वेबसाइट का एक्चुअल जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई फेडरल बोर्ड की वेबसाइट की। अब फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जिस काम के लिए है उस पे ये काम दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, ये होम पेज है उनका, वेबसाइट ओपन करते ही ये चीज़ सामने हमारे आ रही है। अब मैं वेबसाइट पे, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे क्यों जाऊँगा? मेरा माइट भी कोई रिजल्ट आया हुआ है, या मैंने कोई फॉर एग्जांपल किसी पेपर के लिए अप्लाई करना है, कोई कंपार्ट है उसको क्लियर करना है, कोई भी इस तरह काम है, उन सारे कामों में से ये काम कहीं भी नहीं आता। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेज जो है वो इन दो साहब के फूल एक दूसरे को दे रहे हैं और उसमें ज़ाया हो रहा है। ये चीज़ दिखाएं, मैं ये नहीं कह रहा ना दिखाएं, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए। चेयरमैन का खिताब इसके अंदर लिखा हुआ है, हमें बातें ज़्यादा हैं और काम कम है, ये चीज़ें यहाँ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर कॉल टू एक्शन होने चाहिए कि आपको ये काम करना है, यहाँ क्लिक करें, ये काम करना है, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, अब इसमें देखें, इवेंट स्टूडियो, ऑफिस, अबाउट अस, पब्लिकेशन, प्रोक्योरमेंट। मुझे बताएं, मैट्रिक का बच्चा इस वेबसाइट को ओपन करेगा, उसको क्या पता है कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है हमारी, जी मोहम्मद कैसर साहब ने ये कर दिया है, उन्होंने वो कर दिया है, अब यहाँ जाके पता चलता है नोटिफिकेशन एनुअल एग्जाम ये हमारे पास आ रहा है, इधर से क्लिक करके तो हमें मिलेगी चीज़। जो एक्चुअल काम यहाँ पे करना था वो कहाँ है, और जो काम नहीं करना वो कहाँ है। तो बराए मेहरबानी आगे चल के जब आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन करोगे, ये सब नहीं करना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी ऑडियंस डिफाइन नहीं है। बनाने वाले के माइंड में ऑडियंस कौन था? ये साहब, या पता नहीं, शायद ये साहब, क्योंकि इनको खुश करना है। और जी वेबसाइट ओपन करो फेसबुक की, सॉरी FBSC की, सारी तस्वीर सामने लगी है, जो भी, और वट एवर दैट इज, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को ख़त्म करें और एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर आप अपने यूज़र का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे चेयरमैन का खिताब आ रहा है और जिन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। भाई मैट्रिक के यूज़र को क्या फ़र्क पड़ता है आपने क्या कहा है, आपने क्या किया उसके लिए उसको वो फ़र्क पड़ता है, और आपने क्या किया उसके लिए कुछ भी नहीं, ये सामने नज़र आ रहा है। आप उनका एक्सपीरियंस बेहतर करें। और ये सिर्फ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट नहीं है, ये आपके बहावलपुर की जो वेबसाइट है, जो बोर्ड की वेबसाइट है, उसका भी यही हाल है। भाई पाकिस्तान के क्या है, कैडेट कॉलेज का ऐड आ रहा है, स्वीट होम कैडेट कॉलेज। वो भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जो काम करने आया मुझे वो बताएं यहाँ पे। ठीक है, ये एनुअल सेरेमनी आ रही है, यहाँ कहाँ मुझे मिलेगा कि मैं अपना जो रिजल्ट देखना है वो मैं देख सकूँ? चेयरमैन का खिताब है यहाँ पे, चेयरमैन की तस्वीर है यहाँ पे। बनाने वाले ने वेबसाइट में बनाते हुए उस बच्चे को माइंड में नहीं रखा जो यहाँ पे काम जो करने आया था। ठीक है, उनकी ऑडियंस ही अलग है। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ से बाहर आना है और प्रॉपर जो आपका मेन फोकस है वो आपका यूज़र होना चाहिए। ठीक हो गया, मैं कमेंट्स देख लें फिर हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड, स्ट्रेच है इमेज, बिल्कुल स्ट्रेच तो है, वो तो कॉमन सी गलती है, इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, बाकी क्या कहेंगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट टोटली ऐसी हैं, अब काफ़ी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो बेहतर हो रही हैं। FBR ने खुद पूरा डिज़ाइन चेंज किया, नादरा वगैरह अपने डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल गलतियाँ हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर आप लोग कहते हैं मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, पाकिस्तानी इस तरह के काम करते हैं, उनकी समझ लें कि डायरेक्शन ही वो तरफ है। ये उन्होंने अपने यूज़ के लिए बनाई होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। IUB की साइड देखें, वो भी इसी तरह की होगी। बहरहाल, अच्छा ये यूज़र के लिए नहीं है, हिसाब के डिज़ाइन करते हैं। सर आपको पंजाबी भी आती है? मैं लाहौरी हूँ जी, मुझे पंजाबी बोलनी शायद इतनी अच्छी ना आती हो क्योंकि मैं लाहौर में बहुत टाइम नहीं रहा, लेकिन पंजाबी बोलनी और समझनी किसी हद तक आ जाती है। अच्छा जी, सर ये भी वेबसाइट खुलती होंगी, एक डिज़ाइनर मरता होगा यही समझ लें, ऐसा ही है।
अच्छा जी, बहावलपुर वेबसाइट ओवर विल रेट दिस द मेन इमेज स्ट्रेच एंड कंटेंट हैंगिंग हियर देन देयर। अब हर वेबसाइट पे जाकर उसको क्रिटिक नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जिस भी वेबसाइट का यूज़र डिफाइन नहीं है उसमें यही होगा। सर पहली बार मैं जब इस वेबसाइट पे गई थी, मैं अपना रिजल्ट नहीं ढूंढ पाई थी, ठीक है। ये देखें आपके सामने एक यूज़र है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है और हमने ये सब कुछ नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद अपना जो आपका यूज़र है या कोई और लोग हैं, आप उनसे इनपुट ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, आपका क्या फीडबैक है इस डिज़ाइन पे, ठीक है। उससे भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाती है। और अपनी जो क्रिएशंस हैं उनको रिसाइकिल करते रहें, टाइम के साथ साथ अपने इंटरफेस को बेहतर करते रहें। अगर आप वही ईबे की वेबसाइट पुरानी वाली पे काम करते रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को बेहतर करते जाएं। और लास्ट में आप लोगों ने एक ये ब्लॉग है जिसके अंदर 100 यूज़र एक्सपीरियंस टिप्स दी हुई हैं एक एक चीज़ के ऊपर, कि आपने कलर कौन सा रखना है, किस चीज़ पे कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस करनी है। कोशिश करें कि वीकेंड से पहले पहले ये चीज़ आप पढ़ लें। नॉर्मली ये होता था कि जब मैं क्लास में चीज़ पढ़ाता था तो मैं ये 100 टिप्स जो थी वो क्लास में अपने सामने बिठा के सारी टिप्स पढ़ाता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको ना पता हो। लेकिन अब आप लोग दूर हैं मेरे से, अब आप लोगों के भरोसे में इसको छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद पढ़ लेंगे। जिस बंदे ने ये 100 टिप्स पढ़ ली हैं और उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हर टिप क्या कह रही है, वो वेबसाइट डिज़ाइन में कभी मार नहीं खाता, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे वो कर लेंगे, हो जाएगा, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि ये मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। 100 टिप्स ये ओपन है, ठीक है। यूएक्स डिज़ाइन टिप्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। और यहाँ पे उन्होंने सारी टिप्स दी हुई है कि फ़्लो कैसा होना चाहिए, एक ही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि फ़्लो किस तरह क्रिएट होगा। उसके बाद स्क्रोलिंग को किस तरह क्रिएट करना है आपने, स्क्रोलिंग जब करेंगे तो यूज़र के सामने क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कलर कंट्रास्ट किस तरह का होना चाहिए, लोडिंग जब क्रिएट करनी है तो कैसी होगी, यहाँ तक हर चीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हेल्प और हिंट्स वगैरह आप क्रिएट करो, टूल टिप्स क्रिएट करो, वो कैसी होनी चाहिए, आइकन्स किस तरह से बनाने हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब कुछ लेक्चर में नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस के बारे में लिखा। अब ये देखिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटैलिक टेक्स्ट जो होता है वो हार्ड टू रीड होता है, स्पेशली फॉर डायलेक्सिस रीडर्स, कि जिनको डायलेक्सिया होता है वो इस तरह के लेटर्स को नहीं पढ़ सकते जो अटैलिक होता है, इसलिए अटैलिक वर्ड्स नहीं लिखते। उसके अलावा डो नॉट यूज़ ऑल कैप्स इन योर हेडलाइंस एंड टैगलाइंस, इट्स मच हार्डर टू रीड। अब ये चीज़ें आपको पता है लेकिन उन्होंने यहाँ पे दोबारा बताई नहीं है, तो इसलिए बराए मेहरबानी ये 100 टिप्स को पढ़ लें। अगर आप ये टिप्स समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बड़ा ईजी हो जाएगा। अगर कोई आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपने सिंपल ये अपने पास कॉपी करते जाना है और नोटपैड में सेव करते जाएं। और कल आपने मेरे पास ये कमेंट्स के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, वो लाइन एज इट इज़ आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पहले तरीका ये कि आपको फॉर एग्जांपल ये समझ नहीं आते करोसल्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, और इसके आगे लिख दें वेबसाइट, ताकि वेबसाइट के ही वो वर्ड बताए आपको। आप इमेजेस में जाओ, यहाँ उसने बता दिया करोसल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जी, जो आपकी वेबसाइट पे इस तरह से स्क्रॉल हो रहा होता है आगे पीछे। यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो एरो दिए होते हैं और ये ब्लॉक्स जो इस तरह से रोटेट हो रहे होते हैं और स्लाइड हो रहे होते हैं, इनको यहाँ पे क्रोसेस कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डेंस का नहीं पता आपको, आप यहाँ से सर्च करें, ठीक है, अकॉर्डेंस फॉर वेबसाइट, और ये आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास इस तरह से अकॉर्डेंस बनते हैं। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप किसी भी ओपन करोगे तो वो मज़ीद डिटेल में आपको दिखा देता है। मैं यहाँ पे वर्किंग वाला कोई देखता हूँ आपको मिल जाए। एक सेकेंड, गैस यहाँ पे होगा वेबसाइट कोड, ये देखें, ठीक है। ये जो आपके पास ओपन करने से इस तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मज़ीद कंटेंट इसमें आ जाता है, तो वो चीज़ में यहाँ पे बताई हुई है कि वो किस तरह क्रिएट करने हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का समझें कि एक साइड असाइनमेंट है कि जब डिज़ाइन थक जाते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ लें। ये साइट पर ही हैं, बिल्कुल ये साइट पर ही हैं, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सर आप काइंडली मेरी फाइवर की प्रोफाइल भी रिव्यू कर लें। पहले मैंने आपकी प्रोफाइल रिव्यू नहीं की तो बता दें, अगर रिव्यू की भी है तो जो चेंजेस बताए थे वो कर लें, फिलहाल वो काफ़ी हैं, बाकी फिर आगे जब दोबारा टाइम हुआ तो फिर रिव्यू कर लेंगे, ठीक है जी। सो ये यूज़र एक्सपीरियंस था आपका, यहाँ तक जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दिया है। कल वेबसाइट डिज़ाइन जब हम करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनमें से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बता दें, फिर मैं आप लोगों के जो डिज़ाइन रिव्यू करने थे वो रिव्यू कर लेता हूँ।
जी जी, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। ये बल्कि ग्रुप नीचे पोस्ट कर दिया स्टूडेंट ने, ठीक है, ये लिंक ले लें आप लोग। ठीक हो गया जी। मैं आप लोगों के डिज़ाइन रिव्यू कर लेता हूँ। कल हम लोग किशोर फातिमा जो है यहाँ तक रुके थे, अब यहाँ से डिज़ाइन देखते हैं। ओके जी, किशोर के डिज़ाइंस हैं जी, ठीक हो गया। आई गेस ये हमने डिज़ाइंस देख लिए थे, सॉरी ये हो गया था, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे थे हम। बासित रज़ा, ओके गुड, ठीक हो गया। ये इनके फाइनल डिज़ाइंस हैं। बासित ओवरऑल डिज़ाइंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसमें कोई गलती निकालनी भी हो तो ज़रूरी नहीं है कोई गलती को हम कहें जी गलती है। सिर्फ बेहतर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप और दे दो, ये बहुत कटिंग पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत कम है गैप, इसको हल्का सा ऊपर कर लो। बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, आपने कर्व खुद क्रिएट किया है। ये पॉइंट्स जो इनके साथ लाइंस ऐड किए बहुत खूबसूरत हैं। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, गुड वर्क। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ओके, जिस बात कोमल हैं, कोमल ने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, वुहान, और ठीक हो गया, ठीक है। इनमें मेन जो इशू आ रहा है वो आपके कॉल टू एक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। कोविड-19 स्टार्टेड इन दिसंबर, बस यहाँ पे बात ख़त्म होगी। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम्स बताए हुए, ठीक है। इसमें ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें, ठीक है। उसके अलावा इसमें टेक्स्ट आएगा, वियर अ मास्क, इसमें प्रॉपर भी लिखते हैं या तो हाउ टू वेयर अ मास्क, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर वेयरिंग अ मास्क, इस तरह से आएगा। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें एक ही पोस्टर पे आ जानी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कि यहाँ पे स्पेस कम करें, ठीक है, और यहाँ कॉल टू एक्शन ऐड करें। ओके, एक सेकंड में आप लोग क्वेश्चन देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके सर, कल के लेक्चर में एडवर्टाइजमेंट का आइडियाज़ नहीं आ रहे बिल्कुल भी, मैं बहुत देर स्क्रॉल किया प्रिंट एड्स को इंस्पायरेशन के लिए। आप अपना जो प्रोडक्ट है वो मुझे इनबॉक्स करो, मैं कोई ना कोई देख के बताता हूँ फिर आपको। सर एक क्वेश्चन, वांट टू आस्क दैट दोज मोर क्लिक्स हैव एन any effect on our profile because in our buyer request section some people एक सेकेंड, some people send request that they want logo and details in the following link. When we click on the link then that person gig got open, turns out it was he was Pakistan। ये बहुत कॉमन तरीका है कि वो अपना जो गिग है उसका लिंक दे दें ताकि उस पर यूनिक क्लिक्स आएँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नुकसान होता है, क्योंकि आपकी अगर प्रोफाइल के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो फाइवर को ही लगता है कि ये बंदा कोई 2 नंबरी कर रहा है, ठीक है, ये पेड व्यूज़ लेके आ रहा है, तो फाइवर अक्सर औक़ात आपकी गिग बंद भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रहे हैं कि एक बंदा सर्च करता है फिर वो क्लिक करता है तो दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अगर क्लिक हो रहा है तो फाइबर इसको डिटेक्ट कर लेता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो गिग है वो अफेक्ट हो सकती है कि इस पर 1000 क्लिक्स आए हैं लेकिन ऑर्डर एक आया है, तो इसका मतलब है कोई 2 नंबरी हो रही है या इसका गिग अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, आज आपके डिज़ाइन भी रिव्यू होंगे, ओके ठीक है। सो ये मैंने आपको इसमें बता दी गलतियाँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंशा सईद हैं, इंशा के डिज़ाइन देख लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक हो गया, ओके ठीक है। ओके, इंशा इसमें ओवरऑल एक कॉमन चीज़ ये है कि इसमें कलर सेम नहीं आ रहा, थोड़ा सा फ़र्क है कलर्स में, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो फुटर है एटलीस्ट इसको कंसिस्टेंट कर लें, ठीक है। सबकी प्लेसमेंट में और सबकी जगह में फ़र्क आ रहा है, हालांकि तीनों कॉर्नर में है तो यहाँ पे स्पेस में ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं इनके अगर आइकन ऐड कर देंगे ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ हुआ है, ये फॉन्ट कुछ और है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और अलाइनमेंट का इशू भी है इसमें, ये इसके सेंटर में नहीं है, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, इस टेक्स्ट को कम करें, और यहाँ पे स्पेस बहुत टाइट है इसके अंदर। बाकी और अटेम्प्ट ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो बताई हैं उसको देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद सना फातिमा, मैं कमेंट्स देख लूँ, कमेंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर आज एफबी पे पोस्ट थी, फाइवर पे पेड रिव्यूज़ अवेलेबल, दूर रहें इन चीज़ों से। सर जी, ब्रांड डिज़ाइन के लिए इंस्पायरेशन कहाँ से लें? awards.com मैंने आप लोगों को बताई भी एक वेबसाइट, वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको हर तरह के ब्रांड्स के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो
बिहेंस है, उससे बेहतर कोई भी ब्रांडिंग की वेबसाइट नहीं है, वहाँ पे आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। अवार्ड्स और बिहेंस है, ठीक है, बिहेंस से बेहतर कोई भी नहीं मेरे लिए। ओके जी, सना फातिमा, उनके डिज़ाइन देख लेते हैं। स्टॉप कोरोना वायरस, ओके। सिम्टम्स, डिज़ाइंस बहुत अच्छे बने हुए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये अच्छा नहीं है, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। दीज आर गुड। ओके, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, कंसिस्टेंट लुक है, कंसिस्टेंट स्टाइल है, बेहतरीन, परफेक्ट जी, गुड वर्क। इस तरह से यहाँ पे जो वेबसाइट लिखी हुई है ये इस पे नहीं आएगी, ठीक है, ये अब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट कम कर लें। ओके, उसके बाद हमारे पास अनम रियाज के डिज़ाइंस हैं। अनम रियाज ने ठीक हो गया। ओके, कंसिस्टेंट डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और डिज़ाइंस भी, ये प्रिवेंशन ऑफ एक लाइन में आएगा, सिम्टम्स ऑफ भी एक लाइन में आएगा, ठीक है। बाकी नीचे डिज़ाइंस वगैरह ठीक है, इन दोनों की प्लेसमेंट भी सेम होगी। ये देखें, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो चैलेंज में थी आपकी, कि आपने इनको प्रॉपर प्लेस करना है, कंसिस्टेंट प्लेस करना है। इसमें भी देखें वेबसाइट का साइज़ हो रहा है, ये तीनों सेम जगह पे आएंगे, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद है ज़ीशान अकरम, ज़ीशान के डिज़ाइंस हैं जी, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निशान डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ये कि टेक्स्ट थोड़ा कम करें, ये वाला टेक्स्ट हटा दें नीचे जो है, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट, यही काफ़ी है ऊपर वाला। ये डिज़ाइन कंसिस्टेंट है, ज़बरदस्त। ये भी डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा पोस्टर बना हुआ है, ठीक है। इनको अपडेट भी करते जाएं जो जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के डिज़ाइन सेव कर रहा हूँ, तो कल को स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एहसान अतीक हैं, एहसान के डिज़ाइंस ओके, ठीक हो गया, कंसिस्टेंट लुक है। ठीक है, गुड वर्क, ज़बरदस्त। इसमें ये स्पेस नहीं आएगी, स्मॉल लेटर्स के साथ हम स्पेस नहीं देते, अपर केस में स्पेस आती है लेटरिंग में, ठीक है, गुड वर्क। नेक्स्ट फोजिया हैं, फोजिया के डिज़ाइंस हैं जी। इमेजेस ब्लर हैं आपके, जो आइकन आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, आइकन्स थोड़े ब्लर हैं, बाकी ठीक है, अटैम्प्ट ठीक है, ओके। उसके बाद अब्दुल मनान शाहिद हैं, यहाँ पे आइकन्स बहुत ब्लर हैं। ओके, ये जिन बच्चों ने एंड पे 3 इस तरह दिखाए हुए हैं, बड़े हेल्प की है मेरी, ताकि इजीली तीनों को कंपेयर किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे जो ओवरऑल ये डिज़ाइंस हैं या हेडिंग्स हैं, पहले देखें, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर और दोबारा कहीं यूज़ नहीं हो रहा, या तो उसको येलो करें, यही वाला येलो। उसके बाद जो हेडिंग्स है वो सेंटर होंगी, ये लेफ्ट लाइन टॉप पे नहीं आएंगी, सेंटर लाइन होंगी, ठीक है, सही है, सेंटर लाइन है। और आपके आइकन जो थे वो भी थोड़ा सा ये था कि ब्लर हैं। फिर ये देखें, ये हेड जो बॉडी टेक्स्ट है ये कहाँ जा रहा है, ये देखें, ठीक है, अलाइन नहीं है, अलाइनमेंट का बहुत इशू है इसके अंदर, तो उसको सेट कर लें। ओके, इसके बाद इकरा आसिफ हैं, इकरा आसिफ के डिज़ाइंस हैं जी, ठीक हो गया। ओके, इकरा डिज़ाइन सारे अच्छे हैं, इसमें कलर सेम का इशू है। ये कलर देखें, तीनों के अंदर ये कलर डार्क है, लाइट है, ये डार्क कलर ही करें इन दोनों के अंदर भी, ठीक है, बाकी अच्छे बने हुए। ओके, उसके बाद महरीन जलील हैं, अच्छा, मॉकअप आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, डिज़ाइन कंसिस्टेंट बना हुआ है, उसमें इतना इशू नहीं है। ये जो कट हो रहा है, ये माइट भी आप इसको दो को अलग फील देना चाह रहे हैं, तो ये डार्क ब्लू होगा बैनर, ये वाला, ठीक है, इतना, और ये लाइट रहेगा। और डॉक्टर आर वर्किंग हार्ड, डोंट डिसअपॉइंट देम, ठीक हो गया, ठीक है, बाकी ठीक है। एटलीस्ट किसी स्टूडेंट की ये चीज़ें कंसिस्टेंट हैं, नीचे वाली उन्होंने सारे से कॉपी पेस्ट किया उसके साथ साथ, और से सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, बाकी ठीक है, डिज़ाइन ज़बरदस्त। ओके, मरियम मसूद हैं, उनके डिज़ाइंस ओके। ठीक हो गया। डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू है,
जस्ट जो टॉप और बॉटम है उनका वो कंस्टेंट आ रहा है, बाकी कलर्स वगैरह सारे डिफरेंट हैं। लेकिन खैर एक लुक एंड फील आपने रखी हुई अपने पोस्टर्स की, वो ठीक है उस लिहाज से। कोशिश करेंगे जब इतने ज़्यादा आइकन्स यूज़ करें साथ टेक्स्ट लिख दें, ताकि पता हो कि इसका क्या मतलब क्या। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स खाएं, तो ये उससे चीज़ नहीं समझ आती। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिव डिज़ाइन, आई एम नॉट श्योर नेम क्या है इनका। ठीक है, उन्होंने साथ कलर्स भी बताए हुए, अलाइन नहीं है कलर्स। ठीक है, ये कलर्स को अलाइन करें। ओके, एक सेकेंड, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़े से ग्राफिक्स और होते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक हो गया, ये सेंटर होगा टेक्स्ट। ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्पेस आएगी यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद निदाज डिज़ाइन है, निदा के डिज़ाइंस में यहाँ पे ओके, उन्होंने एक आइकन सेंटर में रख के उसके साथ से टेक्स्ट देते गए हैं। अब यही मसला है, देखिए आपके ये मूव नहीं होनी चाहिए। जब कंसिस्टेंट डिज़ाइन बना रहे तो हेडिंग और फुटर जो है आपका इस तरह फ्लोट होता हुआ नज़र ना आए। ठीक है, ये प्लेसमेंट है सारी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें कंसिस्टेंट रखें, बाकी ठीक है। ओके, राफे ने बड़ा क्रिएटिव आइडिया क्रिएट किया था इसका कि कोविड-19 टेस्टिंग रेट इज़ लो, प्लीज़ एडवांस कॉशियसली। ठीक है, और विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे उन्होंने उसका कॉल टू एक्शन दिया हुआ है नीचे बटन, यानी कि उन्होंने विंडो एक्सपी का एक स्टाइल क्रिएट किया और काफ़ी मेहनत है इसके अंदर। ठीक होगा कोरोना वायरस, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बहुत क्रिएटिव उन्होंने स्टाइल यूज़ किया इसके अंदर। उन्होंने वो क्लिप हमारा जो था पहले वाला, इसका क्लिप ही नाम है, लेकिन इसका कोई एक अवतार एक प्रॉपर टर्म होती थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े मज़े के डिज़ाइन क्रिएट किया, ज़बरदस्ती। ये देखिए आप क्रिएटिविटी आप किस तरह से ऐड करते हो उसमें। ओके, गुलाम शबीर ने यहाँ पे 3 डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं। आई गेस उन्होंने हर पोस्टर को अलग अलग उसमें कर, ये इकट्ठे एक ही में डाल लेते हैं। ये देखें, अब ये बाहर जा रहा है, इससे क्यों है ऐसा ये। और ये देखें, ये लाइन भी नहीं है, नीचे ये स्पेस अलग है, वो अलग है। क्या कहते हैं आप, चीज़ों को रख के फेंक देते हैं, क्या करते हैं। ये ज़रा बेहतर है उससे। ठीक हो गया, क्या है, उसी का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, अलाइनमेंट का इशू है, अलाइनमेंट देख लें, अलाइनमेंट नहीं सही इसकी। उसके बाद आहद इकराम है, आहद के डिज़ाइंस हैं जी। ठीक है, डिज़ाइंस अच्छे हैं। इसमें ये जो आपका पार्ट है, ये वाला बहुत डोमिनेंट है। ठीक है, इसको अगर लाइट कर सको, यहाँ पे थोड़ा लाइट कोरोना वायरस का कोई स्टाइल कर सको। ठीक है, बाकी ठीक है। अब क्या क्या बंदा, ये पाकिस्तान का मैप नहीं है भाई, ये फंस जाएंगे आप इस तरह का मैप कहीं यूज़ कर दिया, आपको तो बैक फायर कर देंगे वो लोग सारे। ये ना करेंगे। कश्मीर किधर है इसमें, फॉन्ट स्ट्रेच हुए हैं, आइकन स्ट्रेच हुए हैं, ये इससे बाहर जा रहा है। ये चीज़ें देखा करें, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि एटलीस्ट मेरी नज़र से चीज़ें देख लिया करें। ये फॉन्ट स्ट्रेच हो रहा है, ये देखें स्ट्रेच हो रहा है सब कुछ, क्या करें अब इसका। ओके, उसके बाद खतीजा है, खतीजा ने यहाँ पे कोविड-19 आउट स्प्रेड्स, ठीक हो गया, कोविड-19 सिम्टम्स, टेक्स्ट को आउटलाइन ना किया करें, टेक्स्ट आउटलाइन नहीं होता, यहाँ भी आउटलाइन हुआ है। अलाइनमेंट का बहुत इशू है, अलाइनमेंट ठीक करें, अलाइनमेंट का बहुत इशू है। ये अब यहाँ पे आपने, ये आई गेस कॉमिक सेंस यूज़ हुआ है, या पता नहीं कौन सा फॉन्ट है, ये फॉन्ट नहीं अच्छे, फॉन्ट चेंज करें। ओके, जैसे जैसे लेट सबमिशंस आती हैं उनके डिज़ाइन भी इसी तरह के होते जाते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। ये अब आपने इमेज बना बनाया लिया, ये मुझे लग रहा है कि आपका नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो अलग है, और यहाँ पे जो फॉन्ट स्ट्रेच हो रहे हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो अलग है। यहाँ पे अचानक से डार्क ब्लू कलर क्यों आ गया, कोई पता नहीं। ये अलाइनमेंट देखिए, इसके साथ लाइन नहीं है। जो बंदा ये अलाइनमेंट कर सकता है ना, वो इस अलाइनमेंट को नहीं छोड़ता पे, तो इसलिए पता चल रहा है कि आपने बना बनाया इमेज उठाया, तो ये ना किया करें। ओके, एक सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद आयशा के डिज़ाइन हैं, इन्होंने मेंशन रूल्स, ठीक हो गया,
ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया तो पोस्टर ही पूरा भर दिया टेक्स्ट से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं डिज़ाइन होते इस तरह के। आप लोगों ने बाकियों के डिज़ाइन देख लिए हैं, इलस्ट्रेशन ऐड करें, कोई कॉल टू एक्शन ऐड करें, कोई लोगो आएगा, पता चलेगा कि कोई कैंपेन हो रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद इमरान के यूँ में इमरान के प्रोटेक्ट योर सेल्फ, गुड, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा कलर इसमें सही बैठा नहीं, आउटलाइन ना करें इसको, बाकी दो ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। खलील हैं, ठीक हो गया, ठीक है, गुड। ओके, उसके बाद मरियम है आई गेस, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें थोड़ा, ये अच्छा है, गुड, दिस इज गुड, ज़बरदस्त। कंसिस्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन ओवरऑल अपनी जगह पे ठीक है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है टेक्स्ट, इस तरह से ये चीज़ नहीं आएगी। और उसके बाद तंजीला अरशद हैं, तंजीला ने यहाँ पे लेट्स बीट कोविड-19, पाकिस्तान का मैप टेढ़ा नहीं करते, रोटेट नहीं करते बच्चे उसको ऐड करने के लिए, आपने आर्टबोर्ड में फंसाने के लिए उसका मैप ही टेढ़ा कर दिया। पाकिस्तान ऐसा थोड़ी है। अच्छा, येलो कलर्स पे नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, इसको कम करें, बहुत कुछ हो रहा है इस पोस्टर के अंदर। मैं आपको पहले दिन से एक चीज़ समझा रहा हूँ, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, आसान रखें चीज़ों को, सिंपल रखें चीज़ों को। जैसे जैसे एंड वाली सबमिशन होती है ना, एंड वाली, वो सारी फिर इसी तरह से आ रही होती हैं। जो शुरू के डिज़ाइन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो टाइम पे चीज़ करके साइड पे करते हैं। ये लोग आखिरी दिन बैठते हैं और फिर इस तरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब ये अच्छा है, ये पोस्टर अच्छा है, ये पोस्टर अच्छा है, ठीक है। इसमें अब ये चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी, अलाइनमेंट भी नहीं आ रही इनके साथ। ये एस कहाँ जा रहा है, ये डब्ल्यू किधर है, ठीक है। कुछ चीज़ें देखें इनमें। पारल जी, ये जो ओवरऑल आपकी असाइनमेंट थी बहुत बेहतर थी, आपके पिछली असाइनमेंट्स थे, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। इसमें ये है कि आपने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर ली हैं, ठीक है। सो आई होप कि अब आप लोग अगला जो डिज़ाइन होगा, अगला जो आपका असाइनमेंट चल रही है अभी, उसमें ये गलतियाँ नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी देखें, गलती तब तक गलती होती है जब वो एक दफ़ा होती है या 2 दफ़ा हो जाती है। 3-3 4-4 दफ़ा वही चीज़ दोबारा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ वो सुन ही नहीं रहे, ठीक है। ये तो चीज़ होती है ना, चीज़ समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रही, वो बात की चीज़ है, बार-बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। मैं फाइनल कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर लेता हूँ, इनकेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। जस्ट अ सेकेंड। मूवी पोस्टर मैं रिव्यू करूँगा, उसको देख लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो अपने प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो कि समझ ना आई हो कि इसमें क्या फीडबैक थी, कुछ भी इस तरह का इशू हो, आप मुझे अपने डिज़ाइन जो हैं वो इनबॉक्स कर दिया करें, मैं उसमें दोबारा आपको बता दूँगा। ओके जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया इन केस यू वांट टू ज्वाइन, और ठीक हो गया। मूवी पोस्टर देखें कब हम रिव्यू करते हैं, अभी फ़िलहाल आज तो टाइम नहीं है, जब हमारे पास टाइम है तो उसको भी रिव्यू कर लेंगे। बाकी आप लोग का जो आगे असाइनमेंट्स है उस पर काम करते रहें। अगर आप में से किसी ने ज्वाइन करना है तो कमेंट कर लें, मैं वेट करता हूँ, वरना फिर इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा। ठीक हो गया, ठीक है। आदिल सुल्तान मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। ये देखें, सोशल मीडिया किट के अंदर हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे सैम्पल्स देखे थे, ठीक है, कि ओवरऑल डिज़ाइंस किस तरह के होते हैं, सोशल मीडिया कंसिस्टेंट डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ बातें बताई थी कि आप लोगों ने साइज़ माइंड में रखने हैं, ये साइज़ मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक है। और लोगो इंक्लूड ज़रूर करना है, ठीक है, लोगो नहीं भूलना, टॉप पे लोगो आएगा सेंटर में। एक गोल रखना है अपना कि आप क्यों बना रहे हैं, उसमें गोल मैंने 3 बताए थे कि आप कोई ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं अपने ओवरऑल जो आपकी वेबसाइट वगैरह है उसके ऊपर, दराज की फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आप उस पर मज़ीद ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट के ऊपर, आप कहते हैं कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, उस तरह की कोई आप कह देते हैं इस तरह की पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं,
कि आप ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक करें ताकि आप फ्यूचर में हमारी जो नई सेल वगैरह आ रही है उससे नोटिफाई रहें। उसके बाद यहाँ पे मैंने मजीद सैम्पल दिए हुए हैं। उसके अलावा मैंने कहा था कि ग्राफिक्स ज़्यादा रखने हैं और टेक्स्ट कम रखने हैं, ठीक है। 20% रूल है फेसबुक का, वो कोशिश ये करते हैं कि आपके जो कैंपेन की इमेजेस हैं, जो आप एड कैंपेन रन कर रहे हो, उसके अंदर जस्ट 20% टेक्स्ट और बाकी सारे इमेज हों। अगर इससे ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मजीद सैम्पल हैं इसके साथ। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने मजीद डिज़ाइन दिखाए हुए थे रेलिवेंट। टाइपोग्राफी आपने मेंटेन रखनी है, आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो सेम हो, फॉन्ट टाइप जो है यानी कि जो भी टेक्स्ट रख रहे हैं आप, जो फॉन्ट रख रहे हैं वो सेम होना चाहिए, और लास्ट में आपकी अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। अलाइनमेंट मैंने कहा था कि बेशक ना भी सेम हो, लेफ्ट राइट हो सकती है, फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट फॉन्ट आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। फोकस होना चाहिए आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कॉल टू एक्शन क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग से होगा, आपके कलर से होगा, कि पता चले कि ये जो ओवरऑल आपने पोस्ट क्रिएट की है किस काम के लिए, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रॉलिंग स्टॉप में इफेक्ट होना चाहिए कि आपका जो देखने वाला है वो रुक के देखे कि अच्छा इसने क्या क्रिएट किया है, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ है। उसके अलावा चीज़ों को सिंपल रखें, ये मैं हर डिज़ाइन में कहता हूँ, बहुत ही कम बच्चे मानते हैं ये चीज़, ठीक है। और मैं आपको डिज़ाइन चैलेंज था जो मैं आपको ये बता दिया था क्या कुछ, इसको हमने ट्रियर में डिस्कस किया था, लेकिन बाकी टोटल चीज़ें यही हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना है और इसको ऐसी फजूल में इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकनी जो अक्सर असाइनमेंट में गलतियाँ की हैं आप लोगों ने। ओके, आई होप कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर होंगी। सर सोशल मीडिया पोस्टर में भी तो कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैंने बताया आपको। लेक्चर अपलोड करवा दें बच्चे, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ें, सर हारून से कहें। सर मैंने इनबॉक्स किया था आपको, आपने कहा था कि लोगोस को वाइट करो। सर मैंने उनका बैकग्राउंड रिमूव किया था, अब उनको वाइट कैसे करूं समझ नहीं आ रही। आपको मैंने बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर्स में कहीं बताया था कि इमेज की अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा करोगे, फुल ब्राइटनेस ज़्यादा करोगे तो वाइट हो जाएगा। अच्छा जी सर, नेक्स्ट असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रही मुझे इनबॉक्स करें। आई एम 6 मंडे सर फॉर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो एक बार भी रिव्यू नहीं हुई, कौन सी चीज़ रिव्यू नहीं हुई। फाइवर पे न्यू गिग्स को भी रिव्यू कर लेते हैं न्यू गिग्स को। आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो लेट सबमिट कराएं, इसकी वजह से चीज़ें लेट हो रही हैं। सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्लॉथ्स के बारे में है, उसके सारे पोस्टर्स एक ही चीज़ पे डिज़ाइन कर सकती हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट होते हैं। यूट्यूब थंबनेल में जिस एक चीज़ होती है कि आपका जो टेक्स्ट साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और उसके साथ कोई ना कोई आप अपने यूट्यूब की जो वीडियो होती है उससे रेलिवेंट कोई स्क्रीनशॉट ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी 1920 1080 के ऊपर वो डिज़ाइन होते हैं। प्रोफाइल जिनकी रिव्यू नहीं हुई फाइवर की, वो उसी फाइवर वाली जो मेरी पोस्ट इस पर कमेंट कर दें, मैं आगे कमिंग लेक्चर में वो रिव्यू कर लूँगा, कोई मसला नहीं। स्मार्टफोन की कैंपेन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक ही स्मार्टफोन की कैंपेन रन करोगे, यानी कि एक स्मार्टफोन कोई भी अच्छा है आप उसी की कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। सो आई होप आज की चीज़ें क्लियर होंगी। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।